बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QAT। आज से पूरे एक हफ्ते पहले आप लोगों ने एक पोर्शन ख़त्म किया था QAT का जिसका नाम था मैथमेटिक्स। आज से हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे QAT का जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। तो इससे पहले कि हम एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट करें, ओवरऑल मैथमेटिक्स से कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लें अपने मैथ्स के टीचर से जाके। मैं आज एनालिटिकल वाला टीचर हूँ, जस्ट किडिंग, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन पढ़ाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आप जितना मर्जी अच्छी डिफाइन कर दें, आप एवरीथिंग उसमें कवर नहीं कर सकते। एनालिटिकल रीजनिंग का आसान अल्फाज क्या है कि आपने अपने दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ दिमाग लड़ा के कुछ पहेलियां सॉल्व करनी है। तो अब आपको क्लास में 900 सवाल भी करा दिए जाएं तो आपको पेपर में 901वां सवाल आएगा, आपको शायद सोचना ही पड़े, आप उसमें रट्टा नहीं लगा सकते एनालिटिकल रीजनिंग का। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो करना था। तो आपका जो ICAP था उसने भी आपको एक 5 लाइनों का बस आउटलाइन दी थी कि एनालिटिकल रीजनिंग में ये 5 तरह के सवाल आ सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं था, तो वंस अगेन थोड़ा सा एहसान जताना बनता है। ये सारी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। तो हमारा पैटर्न क्या होगा? वंस अगेन मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग के रट्टे लगवा नहीं सकता, नहीं मैं आपको कोई फॉर्मूलाज बता सकता हूँ, लेकिन कुछ टिप्स हैं और कुछ केस स्टडीज हैं जो कि हम क्लास में काफ़ी सारी केस स्टडीज करेंगे। तो होपफुली हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जब QAT के पेपर में बैठे होंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल शुरू होंगे, हमें ये परेशानी ना हो कि यार करना क्या है इनके साथ। एटलीस्ट हमें पैटर्न पता हो, हमें ये पता हो कि किस किस्म का सवाल है। सवाल तो ऐसी बात है यूनिक होगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि जिस तरह मैथ्स में भी आपकी 9-10 बल्कि 11 लाइन आइटम्स थे कि ये 11 तरह के जो टॉपिक्स हैं कवर होंगे। एनालिटिकल में 5 लाइनों का था कि ये 5 तरह के सवाल आएंगे। उसमें पहली लाइन थी ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। आपके सामने कोई एक अदद लाइन लिखी होगी और 4 ऑप्शंस होंगे। आपने बताना है कि उस लाइन को पढ़ के कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। उर्दू में इस लाइन को पढ़ के क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है, क्या इसका मतलब है आपके ख्याल में लाइन का। तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। सवाल में जो आपके सामने जो स्टेटमेंट है उसमें देखें कि इंपॉर्टेंट बात क्या है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है उसे हाईलाइट कर लें। क्यों? इससे फायदा होगा कि आप इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होगी उस पर फोकस करेंगे और जो अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उस पर फोकस करने के बजाय आप जो बेस्ट ऑप्शन है उस तक पहुंच सकेंगे। फॉर्मेट ये ओवरऑल इस मतलब टॉपिक का कि आपके सामने कुछ टिप्स हैं और हर टिप के साथ एक अदद एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल में उस टिप को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला सवाल, इन अ सर्वे 80% of the customers express dissatisfaction with the delivery time of online orders। मैथ्स में भी शायद मैंने बताया था कि सवाल पढ़ के पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि इस सवाल को खुद दिमाग में, दिल में इसका उर्दू तर्जुमा करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम में से कोई भी अंग्रेज का बच्चा नहीं है, सब मतलब पाकिस्तानी है, तो इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। थोड़ा सा हमें उर्दू करके, उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें सवाल ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको कहूँ कोई सर्वे था उसमें 80% स्टूडेंट्स थे, डिससेटिस्फैक्शन थी, डिलीवरी टाइम कम था, ऑर्डर कम था, उर्दू तर्जुमा करें। लोगों से कुछ सवाल जवाब किए गए तो पता चला कि 80% लोग जो थे वो परेशान थे, खुश नहीं थे। किस चीज़ से खुश नहीं थे? डिलीवरी टाइम ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स। भाई फ़ोन पे जो दराज से चीज़ मंगवाते थे वो लेट आती थी। इस लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में क्या कंक्लूजन आता है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है? आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन क्या है आप लोगों के ख्याल में? अब सोचना है, दिमाग लड़ाना है, इसमें मतलब रट्टा कोई नहीं है। सोचें ये इस लाइन को पढ़ के आपके दिल में क्या चल रहा है। लोग नाखुश हैं, डिलीवरी टाइम्स जो हैं वो तेज़ हैं, ऑर्डर लेट आता है या नहीं आता, इस तरह की कोई बात है। तो आपके सामने अगर 4 ऑप्शंस हों तो इनमें से आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो इस किस्म की बातों पे फोकस कर रहा है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो कंपनी है ये ऑर्डर्स डिलीवर ही नहीं करती, क्लोज है
लेकिन 100% ये बात नहीं है। इस सेंटेंस में, इस लाइन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कंपनी डिलीवरी नहीं करती, डिलीवरी लेट होती है, हमें इतना वो मिल रहा है। अगर एक ऑप्शन ये हो कि ऑप्शन सी कह रहा हो कि इस कंपनी के तमाम कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। एक ऑप्शन ऐसा हो कि इस कंपनी के सारे कस्टमर्स है डिससेटिस्फाइड है, नाखुश हैं, वो कंपनी दोबारा यूज नहीं करेंगे, नहीं, इस तरह की कोई बात भी नहीं है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन इससे मिलता जुलता कुछ होगा। कंक्लूजन, की इंफॉर्मेशन ये आती हाई डिससेटिस्फैक्शन रेट और ये कि पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम। इस लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि डिलीवरी सिस्टम में, यानी कि ऑर्डर्स जो लोग डिलीवर करते हैं, घर तक पहुंचाते हैं, उस सिस्टम में कहीं ना कोई मसला है। क्या मसला है, क्यों मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमें इस सेंटेंस को पढ़ के इसका कंक्लूजन निकालना था और हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इस कंपनी का जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है और उस खराबी की वजह से 80% जो लोग हैं उस कंपनी के वो नाराज हैं। दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई परेशानी की बात, कुछ समझ में नहीं हो, कोई इंग्लिश का वर्ड जो कि सर के ऊपर से गुजर गया, मतलब उन्होंने ये कहते हैं जो सिस्टम है डिलीवरी का उसके अंदर प्रॉब्लम है। यस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये थी हाई डिससेटिस्फैक्शन रेट, 80% लोग खुश नहीं है। थीम समझ आ रही है, तरीकेकार क्या है? अगली टिप देख लें। कंसिडर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि किसी चीज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। लाइक अगर मैं किसी से कहूं कि यार तुम पॉजिटिव हो और अगला बंदा रोना शुरू कर दे, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट आपके पास नहीं था। पॉजिटिव होना तो बहुत अच्छी बात होती है, अगले बंदे ने रोना क्यों शुरू कर दिया? कॉन्टेक्स्ट, मैं कोरोना वायरस टेस्ट की बात कर रहा था। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मैंने कहा तुम पॉजिटिव हो, अगला बंदा परेशान हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आपको बात पूरी समझ आएगी, वरना आप परेशान होते रहेंगे कि पॉजिटिव होने पे अगला बंदा क्यों रो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वो चीज होती है। अब सवाल, टिप हमें क्या कह रही है? कंसिडर कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो लिखा है उससे थोड़ा सा बाहर होकर सोचें कि इस लाइन से हम बिग पिक्चर क्या ले सकते हैं, वाई, इससे क्या फायदा होगा। कॉन्टेक्स्ट से आपके पास एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन, बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड हैं, फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन, एंश्योर, कंक्लूजन, अलाइन विद ओवरऑल सिनेरियो, उर्दू तर्जुमा में इंग्लिश नहीं आती। कॉन्टेक्स्ट से हमें एक तरीकेकार मिल जाएगा जिससे हम जो मसला है, जो कि सिनेरियो है, सिनेरियो को उर्दू में क्या कहते हैं, सूरत हाल जो है, उससे इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट को उर्दू में क्या कहते हैं? उससे नहीं आ रहा माइंड में, उससे जज करना, उससे उसका हिसाब लगाना कि हम इसके साथ करें क्या। एंड इंश्योर कंक्लूजन्स अलाइन, उर्दू तर्जुमा, हम अपनी तसल्ली करें कि जो हमने कंक्लूजन निकाला है, जो हमने इसका नतीजा निकाला है, क्या ये जो सिचुएशन थी उससे मिलता जुलता भी है या हम कहीं और पहुंचे हुए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री क्या होती है? वो मुल्क जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। आइसक्रीम सेल्स सर्ज्ड बाय 50%, आइसक्रीम की सेल 50% बढ़ गई ड्यूरिंग द समर मंथ्स। क्या चल रहा है दिमाग में? गर्म मुल्कों में गर्मियों के महीने में आइसक्रीम बिकना ज्यादा शुरू हो गई। कॉन्टेक्स्ट क्या था? गर्मी ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो अपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ कंक्लूजन एक सेंटेंस का बनाएंगे, इस लाइन ने आपको क्या सिखाया। अब यूनिवर्सल सेम इसका आंसर नहीं है। भाई के दिमाग में शायद ये आ रहा हो कि गर्मी अगर ज्यादा होती है तो आइसक्रीम खाने का दिल ज्यादा चाहता है। शायद मैडम के दिमाग में ये चल रहा हो कि जो गर्म मुल्क होते हैं वहां आइसक्रीम के शौकीन लोग ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के कई तरह की इंटरप्रिटेशन निकल सकती हैं। आपने बस इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन होगी, जो ऑप्शन ABCD गिवन होगा, उसमें से वो वाला ऑप्शन देखना है जो कि आपके सेंटेंस से बेस्ट जो है वो अलाइन कर रहा हो। देखते हैं हाँ, किताब के मुताबिक इसका आंसर क्या है। कंक्लूजन ये है कि कॉन्टेक्स्ट था आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि गर्म माहौल। सर्ज इन आइसक्रीम इज लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजन हीट शोइंग अ डिमांड पैटर्न। आइसक्रीम जो महंगी हुई है वो जरूर गर्मी की वजह से हुई होगी। और शोइंग अ डिमांड पैटर्न, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा कि सर्दियों में आइसक्रीम की सेल कम थी, जैसे ही गर्मियां आई आइसक्रीम की सेल बढ़ गई, फिर सर्दियां आई आइसक्रीम की सेल थोड़ी कम हो गई। सेंस बनती है? तो फिर अगला लाइन देख लेते हैं। लुक फॉर पैटर्न्स और ट्रेंड्स, सर्च फॉर रिकरिंग थीम्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन।
आज ही पढ़ा है मैथ्स वालों ने। ट्रेंड्स एंड थीम्स, रिकरिंग का क्या मतलब होता है? वो चीज जो बार बार आ रही हो। तो आपने अपनी लाइन में ढूंढना है, जो आपको सेंटेंस गिवन होगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, जिसकी वजह से हम इसका कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर सकें। क्यों? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स अलाउ फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज। तेज मैं बोल गया, कोई मसला नहीं, उर्दू तर्जुमा कर लें। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न्स जब हम पहचानेंगे उससे क्या फायदा होगा? उससे हम इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस, इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन का उर्दू तर्जुमा क्या है? आसान तर्जुमा बनाऊं तो है, हाँ उससे भी आसान, अच्छा वाला तुक्का, कि मतलब आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाना, जरा सोच समझ के। तो इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज। आपने जो नतीजा निकाला वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज हो, जो आपने देखा है अपनी दो आंखों से, उसी के बेस पे आपका कंक्लूजन हो। आप खुद ना कुछ अज्यूम करके शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल, पिछले 5 सालों में हमने हिसाब लगाया कि जो स्टॉक मार्केट है वो गिरती चली जा रही है, जबकि जो सोने की प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ भाई, क्या पैटर्न है? वंस अगेन हर बंदे के दिमाग में अलग अलग बात चल रही होगी। शायद भाई के दिमाग में ये चल रहा हो कि जब महंगाई होती है तो सोना महंगा हो जाता है। शायद इनके दिमाग में ये चल रहा हो कि जब महंगाई होती है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के एक दूसरे मुल्क ले जाते हैं, दुबई ले जाते हैं, तो ऑलरेडी जो महंगाई होती है उसमें और ज़्यादा इजाफा होता है। मल्टीपल तरह के कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका कोई एक सिंगल जवाब नहीं है। लेकिन स्टिल सोचें ज़रा इस पर, और क्या क्या इसके कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। पिछले 5 साल में हमने हिसाब लगाया है कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, सोने की प्राइसेस ऊपर हो रही हैं। पिछले 5 साल रिकरिंग ट्रेंड, 5 साल, हर साल कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या ड्रॉप हो रहा है? स्टॉक मार्केट गिर रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है? सोने की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशन है किसका? महंगाई का, स्टॉक मार्केट का और महंगाई का। लेट्स सी बुक हमें क्या बताना चाह रही है। पैटर्न हमें यह बताना चाह रहा है, भाई बिल्कुल सही कहा, कि इनवर्स कोरिलेशनशिप है बिटवीन स्टॉक मार्केट प्राइस एंड गोल्ड प्राइस। स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, गोल्ड महंगा होगा, गोल्ड सस्ता होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। भाई ने इवन वर्ड तक सही बोल दिया कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो भाई ने जो हरकत की उसे हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस, सोच समझ के वाला तुक्का। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, आ रही है समझ? अगली लाइन देख लेते हैं। इवेल्युएट कॉज एंड इफेक्ट, फुल स्टॉप। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। एक चीज का होना और उस चीज के होने से दूसरी चीजों पे क्या असर पड़ेगा। लाइक कॉज ये कि मैं आज कॉलेज ना आता, इफेक्ट क्या होता है? क्यूटी की क्लास ना होती है, आप लोग जाके मैडम को बताते कि क्लास नहीं हुई है, और मुझे फोन आता है कि तुम क्लास पढ़ाने क्यों नहीं आए हो, और इस तरह के बहुत सारे और इफेक्ट होते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट का आपस का रिश्ता। क्यों? वाई? अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एड इन प्रिडिक्टिंग आउटकम्स और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप जो हरकत हुई है उसे समझ लें तो आपको उससे जो आने वाले इम्पैक्ट्स होंगे उसे समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, implementation of flexible working hours resulted in a 20% employee satisfaction। कंपनी ने एम्प्लॉयज को कहा यार तुम 9 to 5 ना हो, अपनी मर्जी से कोई भी 5 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे आगे चले जाओ। तो कोई सुबह 8 बजे आना शुरू हुआ, कोई दोपहर 1 बजे आना शुरू हुआ, लोग अपने अपने टाइम पे लोगों ने आना शुरू कर दिया। फायदा क्या इससे हुआ? 20% इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर 100 बंदे थे उस कंपनी में तो 20 लोगों ने कहा कि, बल्कि नहीं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, 20% इंक्रीज इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर उस कंपनी में 100 लोग थे, 120 लोग थे और 100 लोगों ने कहा कि हम खुश हैं, तो अब 120 लोग कह रहे थे कि हम खुश हैं। 20% इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। पहले जो खुशी का लेवल था वो इंक्रीज हो गया 20%। अब सोचें इसमें से क्या कॉज एंड इफेक्ट था? कोई ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ। हरकत क्या थी? फ्लेक्सिबल टाइम। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन रेट, लोग खुश हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। कंक्लूजन, द कॉज हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। जो वजह बनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, उससे लोग खुश हुए, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है इस पे, लीडिंग टू हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। कोई परेशानी वाली बात? क्वेश्चन सारे। कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स
एक से ज्यादा एंगल से देखें, क्या पता है एक बात की एक से ज्यादा मीनिंग्स निकलते हो। क्या इससे फायदा होगा? एग्जामिनिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंश्योर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड वेल राउंडेड कंक्लूजंस। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं? समझना। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? अच्छी नहीं, वो कॉम्प्रिहेंशन होती है, कॉम्प्रिहेंसिव है अलग चीज है। तो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है मुकम्मल तौर पे समझना, अच्छी तरह समझना। तो क्या फायदा होगा अगर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे? तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, हम वेल राउंडेड कंक्लूजन, हम बेहतर नतीजे तक पहुंच सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नई पॉलिसी की वजह से, मगर मैंने किया क्या है, सॉरी, एक नई पॉलिसी की वजह से प्रॉफिट्स 30% बढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो ऑनलाइन वालों को तो समझ आ रही है ना? नो रिप्लाई। अ न्यू पॉलिसी इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 30%। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बट ऑल्सो लेड टू अ 10% डिक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल। अब एक पर्सपेक्टिव तो ये था कि कुछ हरकत हुई है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉय मोरल 10% डिक्रीज हो गया। क्या पता कंपनी ने कहा कि आपने 12 के बजाय 14 घंटे काम करना है, जाहिर सी बात है काम ज्यादा हुआ है तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। लेकिन डिक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल, जिस बेचारे बंदे को आपने कहा है कि तुमने रात 2 बजे तक काम करना है, उसकी तो बस हो गई होगी। अब पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव तो आपका कंपनी की तरफ से है कि यस हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? एम्प्लॉय, बेचारा एम्प्लॉय कह रहा है कि यार पैसे मुझे उतने ही देते हैं, काम डबल कराते हैं, ये क्या बात हुई? तो हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, एक कंपनी का, एक एम्प्लॉय का। सर ऐसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऊपर भी कुछ नहीं, उनके लिए भी ऐसे है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लाइन बाय लाइन टिप्स बताई जा रही हैं, बाकी जो सवाल आएंगे उनने आपने इन सारी टिप्स को यूज करते हुए सॉल्व करना है। वहाँ भी टिप्स होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, वहाँ भी टिप्स होंगी पेपर में आएगी। नहीं, टिप्स बताने के लिए मैं हूं ना। सर इसके 15 एमसीक्यू आते हैं ना एनालिटिकल रीजनिंग के। आई थिंक 30 आते हैं, मुझे याद नहीं। एक मिनट आपके सामने है यार इस टाइम। 35 हाँ 100 नंबर टोटल आने ना। हाँ 33, पूरा 1/3 आपका है। एनीवे, हमने आपका वेट किया। हम ये कह रहे थे कि यहाँ दो तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं, एक कंपनी का पर्सपेक्टिव कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 30%, और दूसरा पर्सपेक्टिव बेचारे एम्प्लॉइज का जो कि परेशान हो गए कि क्यों हमारा ये ऐसे अपने हमारे साथ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। लेट्स सी क्या कंक्लूजन इसका निकला। वाइल पॉलिसी बूस्टेड प्रॉफिट्स, पॉलिसी वैसे प्रॉफिट तो बड़ा कंपनी का, लेकिन अगर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एम्प्लॉइज बेचारे परेशान हैं। ओवरऑल इंपैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्या ये काम जारी रखा जा सकता है कि नहीं? सस्टेनेबल, ठीक है, आप एम्प्लॉय से 1 हफ्ता एक्स्ट्रा काम करवाएं, 2 हफ्ते करें, 3 हफ्ते वो कहेगा यार तुम रखो पैसे, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं आ रहा ना। तो किसी को निकालना होता है ऐसे कर लें। तारीख गवाह है, इस बंदे को मैनेजर नहीं बनने देना किसी का। नेक्स्ट, एग्जामिन इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट तो नहीं पता, लेकिन मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ आई एम वेरी श्योर एक्सप्लिसिट का मतलब पता होगा। तो एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट है ये। एक्सप्लिसिट वो चीज़ जो सबके सामने हो, पूरी तरह खुली भी हो। तो इम्प्लिसिट उसका ऑपोजिट वो चीज़ जो हिडन हो, जो देखने में नज़र ना आ रही हो लेकिन असल में बैकग्राउंड पे उसकी कोई इम्प्लीकेशंस हो। तो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन को भी आपने माइंड में रखना है। बी अटेंटिव टू इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। इम्प्लाइड वर्ड पहले सुना होगा, वो चीज जो मुंह से कहीं ना जाए लेकिन अगला समझ जाए। आंखों पे इशारा। गहरी बात। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बल्कि बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आज ही एक कोवर्कर ने कहा अली भाई बहुत खुश लग रहे हैं आप। उसने मेरी शक्ल, मेरी यही वाली शक्ल थी, मैं कोई दांत सारे बाहर नहीं थे। उसने कहा आप खुश लग रहे हैं, मैं इस टाइम मतलब कोई स्माइल नहीं कर रहा था, दांत नहीं निकाल रहा था। इसमें इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है। क्या? कल रात सैलरी ट्रांसफर हुई थी। तो उसने जब कहा अली भाई आप खुश लग रहे हैं, उसका मतलब ये था कि उसे पता चल गया कि मुझे सैलरी मिल गई है और वो मुझसे जूस पीने में इंटरेस्टेड है। सो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन ये कि उस, बिल्कुल सही है। तो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन ये होती है कि अगला कह कुछ रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है।
वाई? इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन से आपको वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगी, इंसाइट मतलब अंदर की बात पता चलेगी आपको, और फॉर्मिंग कंक्लूजन, ये लाइन हमने बड़ी दफा पढ़ ली। एग्जाम्पल, डिस्पाइट फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, बड़ी महंगाई हो गई, बड़े मसले चल रहे हैं, और क्या कहूँ, द कंपनी मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने कहा जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हम अपने जो साइंटिस्ट हमने रखे हुए जो कि सारा दिन बैठ के रिसर्च करते हैं, हमने उन्हें नहीं निकालना। इसमें क्या इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है, सोचें जरा। क्या खत्म हो गया? बजट क्या? हाँ, नहीं, अंदर की मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं? अखराजात बढ़ गए। क्या पता वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो, मतलब मुझे भी आंसर ज़बानी नहीं याद, मैं अपनी इनडायरेक्टली वो लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वो नहीं छोड़नी। कोई और पर्सपेक्टिव माइंड में आ रहा है तो वो भी बोल दें, फिर इसका आंसर देख लेते हैं। महंगाई ज़्यादा है, कंपनी लेकिन अभी भी इस बात पे फोकस कर रही है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जारी रखें। मैनेजर भाई नहीं है। आंसर, इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी की कमिटमेंट के हम इस खराब हालात में भी इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन क्या होता है? नई बात करना, नया काम करना। इंडिकेटिंग अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, मतलब आप लोग बड़े मुश्किल इंग्लिश सीख रहे हैं माशाल्लाह से। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या होती है? एक तो प्रायोरिटी होती है कंपनी के मतलब ऑपरेटिंग स्टाफ की, के मतलब जनरेटर में फ्यूल हो, छोटी मोटी चीज़ें जो पूरी हों, टिश्यू हो, कैंटीन में चीज़ें पूरी हों। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी कि हमने लॉन्ग रन में क्या करना है, 5 साल बाद एसबीआई को हम कहाँ लेके जाना है। तो जो बंदा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है उसे इस बात से गर्ज नहीं है कि जनरेटर में पेट्रोल है कि नहीं और कैंटीन में चीज़ें हैं कि नहीं, वो ये सोच के बैठा हुआ है कि हम 5 साल बाद एसीसी और पता नहीं क्या कुछ करा रहे होंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, उस कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ये है कि जो मर्जी महंगाई आती जाती है लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं छोड़ेंगे। पेज पूरा हो गया। इस पूरे पेज को एक दफ़ा हल्का सा रीड कर लें। कोई परेशानी, कोई इंग्लिश का मुश्किल सा वर्ड है तो उसका वर्ड गूगल करके मुझे भी उसका तर्जुमा बताइएगा। यू हैव 2 मिनट्स टू रीड दिस। भेज देता हूँ। और कुछ? ओके, भेज देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई 2 मिनट उधर पढ़ लो, ये मैं आप ना भी कहते हैं मैंने भेज देना था। कैमरे के सामने सीधे हाथ से पी रहा हूँ, वैसे मैं लेफ्टी हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वालों नजर आ रहा है? नो रिप्लाई। आप अज्यूम कर लें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके पास वो लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मोबाइल पे पीडीएफ में नोट्स खुले हुए हैं। हाँ जी, पढ़ ली, आगे चलते हैं। सर आप हमेशा अच्छा क्यों अज्यूम करते हैं? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना पड़ता है। assumptions और सर के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप। वेरी गुड। अच्छा जी, इतनी सारी टिप्स देख के भी वो बाज नहीं आया, उसने हमें 4 और इन्फॉर्मेशन दे दी। बी लॉजिकल, कॉमन सेंस वाली बात है, कोई दिमाग से आपने सोचना है। कंसिडर वेरिएबल्स, हर वो चीज़ देखें जिससे आपके आउटकम पे असर पड़ेगा। अवॉइड अजम्पशंस, अपनी तरफ से कोई उल्टी सीधी बात अज्यूम नहीं कर देनी, जो सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके पास रहना है। क्वांटिफाई वे पॉसिबल, बड़ी मजे की बात, क्वांटिफाई, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कुछ मेरी फील्ड की बात हो रही है। यस सर। जहां हो सके नंबर्स में चले जाओ इंस्टेड ऑफ कि आप वर्ड्स में बात करो। आप कहोगे थोड़ी चीज़ ज़्यादा चीज़, आप क्यों ना नंबरों में बता दो, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, तो उसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन। अब मैंने कोई 15-20 सवाल इकट्ठे किए हैं। अब हमारे पास टिप वाइज नहीं है, सवाल वाइज है। हमें स्टेटमेंट गिवन है और उसका हमने हिसाब लगाना है कि इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल, ये रिपीट हो रहा है, ये पहले भी था, अब ये दोबारा है। अब हमारे सामने टिप कोई नहीं है, पिछले पेज वाली। अब हमने देखना है कि क्या इसका कंक्लूजन निकल सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल led to a 20% increase in employee productivity। फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल जैसे ही हमने इंप्लीमेंट किया, एम्प्लॉइज खुश हो गए। क्या कंक्लूजन है? मतलब कंक्लूजन इसका निकालना, ये लाइन आपको क्या बता रही है? सर ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। कोई बात नहीं, आप इस काबिल हो जाए कि ऑप्शन में आपको ढूंढना ना पड़े। पहले आप माइंड में खुद आंसर देखें, फिर उस ऑप्शन में ढूंढें।
हाँ, तो आवर्स कम हो गए तो बंदा खुश हो जाएगा कि मुझे कम काम करना पड़ेगा। कंक्लूजन इसका ये है कि फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल आने से एम्प्लॉयज खुश हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गए, और इससे ये भी पता लगता है कि एम्प्लॉयज अब चूंकि अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो कोई बंदा अगर दोपहर 1 बजे भी सो के उठ रहा है वो पूरा काम करेगा और वो खुश रहेगा। ईमानदारी। हाँ भाई, तरीकेकार समझ आ रहा है। हमने दो इस पे टिप्स लगाई हैं। एक तो ये कि कंक्लूजन में निकाला, दूसरा ही इम्प्लाइज इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन। क्या स्टेटमेंट में गिवन थी कि लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उनके पास अपने वर्क स्केड्यूल का टाइम मतलब कंट्रोल नहीं है? लेकिन नहीं, हमने खुद अपना दिमाग लगा के ये भी कंक्लूजन निकाला। तो अगर ऑप्शन में इससे मिलती जुलती कोई बात है तो वो भी सच होगी। सेंस बन रही है? सैलरी इंक्रीज, सैलरी की दूर दूर तक कोई बात नहीं हुई ना, खुशी की बात हो रही है कि एम्प्लॉइज खुश हैं, एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉइज ने मेहनत ज्यादा शुरू कर दी। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 1। नेक्स्ट, सेल्स परफॉर्मेंस। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 15% इन द फर्स्ट क्वार्टर। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? आप कस्टमर से कहें कि यार तुम हमसे 5 चीजें खरीदो, जब तुम छठी चीज लेने होगे हम तुम्हें वो फ्री में दे देंगे या डिलीवरी कर देंगे, या कोई और। इस लॉयल्टी प्रोग्राम में बड़ी टाइप्स हो सकती हैं। जो आप कहो कि जो बंदा हमसे हमारे साथ 5 साल से ज़्यादा अटैच्ड है उसे हम इतना % डिस्काउंट दिया करेंगे, या कुछ भी इस तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम के जो हमारे साथ ज़्यादा शॉपिंग करेगा उसे हम कुछ ना कुछ फ़ायदा करके देंगे। तो जब उस कंपनी ने लॉयल्टी प्रोग्राम लगाया, क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी सेल्स बढ़ गई, आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ। 60% इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन आपका ये होगा। सिखाने के लिए तो आपको लंबे लंबे हैं, क्या पता उधर छोटे छोटे हों। अगली क्लास में वो सॉल्व भी करेंगे अपना ये जो आपका है मॉडल पेपर। कोशिश करेंगे कि शायद अगले वीक के अंदर ही क्लास करा लें। बाकी ये ऑफ टॉपिक बात जारी है, आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अगली क्लास कब है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि 2 क्लासेस में पूरा एनालिटिकल कवर कर दिया जाए, इतना भी नहीं। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फॉलोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यू CRM सिस्टम। अच्छा, पिछली कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के आने से डायरेक्ट रिलेशनशिप था उसका सेल्स के साथ। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम में आपकी सेल्स बढ़ गई। इससे एक और बात क्या पता लगी? इंसेंटिवाइजिंग कस्टमर लॉयल्टी। आपने कस्टमर को इनकरेज किया कि हमारे पास ज्यादा शॉपिंग करो, तो वो ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ये नहीं कि आपने कस्टमर को कहा कि हमसे 5 प्रोडक्ट्स लो और वो 5 प्रोडक्ट्स लेके चला जाए, वो 6ठी 7वीं 8वीं प्रोडक्ट में हमसे लेगा। सेंस बन रही है? अमीर कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फॉलोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यू CRM सिस्टम। CRM कस्टमर रिटेंशन इस तरह कुछ करके एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप कस्टमर एक दफ़ा आता है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर लेते हैं। इसकी ये एज है, ये फला गांव से ताल्लुक़ रखता है, मतलब ताकि जब भी आपसे उससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी मतलब फैशन ब्रांड ने सिर्फ मेल कोई क्लोथिंग लॉन्च की है, तो उसके पास CRM में सारा डेटाबेस होगा, उसके पास 15,000 लोगों का डाटा होगा। वो SMS सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को करेगा, फीमेल्स को नहीं करेगा। इसी तरह अगर बच्चों की कोई वैरायटी लॉन्च करनी है तो CRM में इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि ये फला मैरिड बंदा है, इसके बच्चे हैं, ये फला इसके बच्चे नहीं है, तो मैसेज सिर्फ बच्चे वाले लोगों को जाएगा। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कस्टमर लिस्ट वगैरह बना के दे सकता है, कस्टमर रिटेंशन इस तरह की चीज़ों में आपकी मदद करेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने लगाया हैवी वाला, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस्ड बाय 30%। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम एक मिनट मैं बता देता हूँ, ये वाला रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्स टाइम से मुराद है हेल्पलाइन कस्टमर वाले लोग। लाइक फॉर एग्जांपल एक कस्टमर वैसे हेल्पलाइन पे कॉल करता था, चलो मैं फला बंदा बात कर रहा हूँ, मैंने ये ऑर्डर किया था, ये वो अभी तक पहुँचा नहीं। वैसे विदाउट दैट सॉफ्टवेयर उस हेल्पलाइन वाले बंदे को, उस कस्टमर को पहचानने में मुश्किल होती। लेकिन चूंकि उसके पास CRM था, उसके पास पूरी डाटाबेस आ जाएगी, बंदा 23 साल का है, इसकी शादी हुई भी है, इसका एक आधा बेटा भी है, ये फला गांव में रहता है, इसकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि हेल्प करेगा उस हेल्पलाइन वाले बंदे को
उसकी हेल्प करने में। सो इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम से क्या फायदा हुआ? कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया। क्या कंक्लूजन निकलता है? सॉफ्टवेयर अच्छा था, कंपनी का काम आ रहा है। सॉफ्टवेयर के आने से कस्टमर्स का टाइम वेस्ट होना थोड़ा सा कम हो गया। सॉफ्टवेयर के आने से कस्टमर्स अब कम टाइम में ज़्यादा कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा एक से ज़्यादा निकल सकते हैं, लेकिन एक कंक्रीट कंक्लूजन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडॉप्शन ऑफ अ न्यू सीआरएम से क्या हुआ? अफेक्टिव कस्टमर सर्विस। इंप्लाइंग क्या हुआ? हिडन बात इसमें क्या थी कि टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स कैन स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस। उर्दू तर्जमा, टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। हाँ भाई, आ रही है समझ? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से 25% रिडक्शन हुआ कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट में। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि उस कंपनी ने कितनी पोल्यूशन की, कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एटमॉस्फेयर में उसकी फैक्ट्रीज वगैरह से निकली। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस जिससे एनवायरनमेंट पे कम डैमेज हो, तो इस तरह के काम करने से कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी ने पहले सस्ता कोयला जलाना होता था जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, जिससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होती थी, जिससे ज़्यादा आलूदगी होती थी। अब उन्होंने महंगा इंपोर्टेड कोयला यूज़ करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से कम पोल्यूशन होती है, तो उससे उस कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया। क्या कंक्लूजन है? कंपनी जब ऐसे काम करेगी जिससे एनवायरनमेंट पे कम असर पड़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। ये एक इम्प्लिसिट बात थी। लेट्स सी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने से उस कंपनी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हो जाएगा और पॉजिटिव आउटकम ऑफ इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। क्या पता उस कंपनी को कोई अवार्ड वगैरह मिले कि आप तो इतने नेक लोग हैं। क्या पता उसके कस्टमर्स बढ़ जाएं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये पोल्यूशन कम करते हैं, तो चलो इनकी चीज़ महंगी भी है तो हम क्यों ना इनकी चीज़ खरीद लें क्योंकि अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। गहरी बात, इम्प्लिसिट बात। तो चेक करें, एक्सप्लिसिट बात भी पता लग रही हो, इम्प्लिसिट बात भी हम खुद पहुंचने के काबिल हो रहे हैं इम्प्लिसिट बात तक। नहीं, ये अजम्पशन तो नहीं है, ये पता लग रहा है कि वाकई इको फ्रेंडली जो कंपनी है कभी कभार उन्हें फायदा भी हो जाता होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज बाय 40%। आप हर सवाल में एक नया वर्ड सीख रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? लोगों के छोड़ जाने का रेट। अगर एक कंपनी में 6 महीने में 10 लोग छोड़ जाते थे तो अब सिर्फ 2-3 लोग छोड़ के जाते हैं। भला क्यों? आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम आगे एम्प्लॉय से ये नहीं कहते भाई ये तुम्हारा कंप्यूटर, ये तुम्हारा काम है, मुझे नहीं पता, कल मुझे रिपोर्ट चाहिए। आप उससे पहले ट्रेन करते हैं, आप उसे समझाते हैं बेटा तुमने करना क्या है। तो हमने जब ये वाली प्रैक्टिस शुरू की, ये वाली ट्रेनिंग शुरू की, तो जो लोग छोड़ के बहुत फास्टली जा रहे थे अब उन्होंने छोड़ के जाना कम कर दिया है। क्या कंक्लूजन निकलता है? कि अगर एम्प्लॉय को आप अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के आने से एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो गया, सजेस्टिंग दैट एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से एम्प्लॉय आपका खुश होगा और आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इंडिविजुअल्स who actively engaged in health related communities on social media platforms reported a 30% increase in their commitment to healthy lifestyle। जिन लोगों ने फेसबुक पे जिम लवर्स वाला व्हाट्सएप क्या कहते हैं फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था और वहाँ वो रोज़ाना जिम में सेल्फीज अपलोड करते थे, वो आमतौर पे 30% उनका बेहतर लाइफस्टाइल होता था एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि फेसबुक पे इसके अलावा दूसरे काम किया करते थे। क्या कंक्लूजन निकला? ये तो आप अपनी लिए नसीहत ले रहे हैं ना, इससे कंक्लूजन निकालें। तो कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे हेल्दी लाइफस्टाइल हैं उनकी असल ज़िंदगी भी ज़रा हेल्दी होती है। ये साइड बिल्कुल खामोश है, कोई एक आधी लाइन आप भी बोल दें। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, इधर भी 600 लोग बैठे हैं, इधर भी 600 लोग बैठे हैं, मैं किसी एक बंदे से मुखातिब नहीं हूँ। अच्छा, देखते हैं बुक ने हमें क्या बताया। Active participation in online healthy communities appears to positively impact individuals' lifestyle। जो Facebook पे सेहतमंद है वो असल में भी सेहतमंद है।
पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स डेडिकेशन, जो एक इंडिविजुअल है वो असल ज़िंदगी में भी मेंटेन करेगा हेल्दियर लाइफस्टाइल। ये जो पांचवें वाला है, पांचवें वाला है, इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन आ सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, नेगेटिव इनवर्स। ट्रेनिंग करेंगे टर्नओवर कम होगा। टर्नओवर बुरी चीज़ है, टर्नओवर नेगेटिव चीज़ है। हमें टर्नओवर कम करना है, ट्रेनिंग बढ़ानी है। रिटेंशन रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन। हाँ, रिटेंशन रेट पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, पॉडकास्ट एंड लर्निंग। पॉडकास्ट तो पता है क्या है। सर ये चाय की दुकान में ये क्या सीन है? ये वाकई आपने लिखा है ऐसा लगता है। मैंने चाय की दुकान ज़रूर केस स्टडी नंबर 10 होगी, 12 है। 12, मैंने जब कोई 10 केस स्टडीज इस तरह की की ना, मैंने कहा यार लोग बोर हो जाएंगे, फिर कुछ देसी टच भी होना चाहिए। तो 10वीं से ऑनवर्ड इस तरह की केस स्टडीज हैं। अच्छा, नंबर 7, पॉडकास्ट एंड लर्निंग। पॉडकास्ट पता है ना क्या होती है। अब किसी ने ये कहा ना पॉडकास्ट मुझे नहीं पता, तो मैं कहूँगा तुम लोग किस किस्म के टीनेजर्स हो। मतलब नए जनरेशन वाली चीज़ें। मुझे अगर नहीं पता होता पॉडकास्ट क्या होती है तो जेन्युइन बात थी। खैर, पॉडकास्ट कुछ इंटरव्यू होता है। यू कैन से ब्रॉडकास्ट नहीं कहा। लंबा इंटरव्यू होता है कि मतलब दो लोग बैठ के इधर उधर की बोले जाते हैं। इंटरव्यू तो होता है ना आधे घंटे का, 15 मिनट का। पॉडकास्ट होते हैं 4.5 घंटे 6 घंटे। तो ये कौन से पॉडकास्ट नहीं है? वो व्लॉग होता है, वो 30 सेकंड में हम फारिग कर देते हैं। अच्छा, तो पॉडकास्ट कम पीपल हु लिसन टू एजुकेशनल पॉडकास्ट, जो अच्छी वाली पॉडकास्ट सुनते हैं जिसमें तालीमी बातें हो रही हों, उनमें क्या होता है 25% इंप्रूवमेंट इन रिटेंशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड। जो लोग एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चों के मुकाबले में 25% उनकी याददाश्त बेहतर होती है। क्या कंक्लूजन है? कि जो पॉडकास्ट भी अच्छी वाली सुनता है, एजुकेशन वाली सुनता है, उसकी भी जो एजुकेशन है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यस। Regular engagement with educational broadcast demonstrates a potential enhancement in information retention. स्कूल में किसी और तरीके से याद कराया जाता है, पॉडकास्ट में किसी और तरीके से। तो इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। पॉडकास्ट के थ्रू जो बच्चा सीख रहा है एजुकेशन, उसकी स्ट्रेटजी कुछ और है, स्कूल वाले जानने वालों की कुछ और है। तो इससे पॉडकास्ट से जो मतलब इंटरेक्ट कर रहा है उसकी रिटेंशन थोड़ी सी बेहतर है। थेरेपी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। जो लोग आर्ट थेरेपी में हिस्सा लेते हैं वो आमतौर पे 40% कम परेशान होते हैं ओवर अ 6 वीक पीरियड। इनवर्स रिलेशन बिटवीन आर्ट थेरेपी प्रोग्राम एंड डिप्रेशन। बिल्कुल सही है। जो लोग आर्ट थेरेपी करते हैं वो आमतौर पे कम परेशान होते हैं। Engaging in art therapy exhibits a potential for reducing stress level। जब आप आर्ट थेरेपी करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और इससे क्या इम्प्लिसिट बात क्या है कि आर्ट थेरेपी करने से आपका हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। माइंडफुलनेस एप्स एंड स्लीप क्वालिटी। माइंडफुलनेस एप्स क्या होती हैं? वो उस तरह की एप्स जिसमें इस तरह की बात होती है कि हाँ भाई रात 11 बज गए सो जाओ। इस तरह की एप्स शायद आपने कुछ सुना हो, जो कि आपको इस तरह के रिमाइंडर्स देती हैं, हाँ भाई तुम 40 मिनट से कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, 5 मिनट के लिए ब्रेक लो, इधर उधर देखो, आपने 15 मिनट से पानी नहीं पिया। इस तरह की ना एप्स काफ़ी सारी हैं। क्या करती हैं? एंड स्लीप क्वालिटी। जो लोग माइंडफुलनेस एप्स यूज़ करते हैं, इस तरह की एप्स भी होती हैं कि मतलब रात 11 बज गए वो आपको कोई सोशल मीडिया ऐप खोलने ही ना दे। तो जो लोग वो इस तरह की एप्स यूज़ करते हैं एटलीस्ट 10 मिनट अ डे, वो आमतौर पे उनका जो स्लीप क्वालिटी है ज़रा बेहतर हो जाती है, वो ज़रा उनकी नींद अच्छी पूरी होती है। इसका नाम मामा यार वाइब भी क्या रखते हैं? वो है गहरी बात कर दूं कि आगे चलूं? नहीं, शराब। जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन उठाई गई है उन बेचारे अंग्रेज़ों के पास मामा नहीं होती, वो अकेले रहते होते हैं ज़्यादातर। एक के बाद वो छोड़ देते ना वो। हाँ हम अंग्रेज थोड़ी आगे। नहीं ना, लेकिन पहली 10 एग्जाम्पल जहाँ से उठाई गई हैं वो तो अंग्रेज थे ना। तो रेगुलर यूज ऑफ माइंडफुलनेस एप्स से आपकी स्लीपिंग क्वालिटी बेहतर होगी। सजेस्टिंग इम्प्लिसिट बात क्या है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और बेहतर स्लीपिंग पैटर्न में कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नंबर 10, आउटडोर वॉक्स इन क्रिएटिविटी बूस्ट। जो लोग
अकेले फिरते हैं, वॉक्स करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, उनको शेरो शायरी अच्छी आती है, वो डायग्राम्स वगैरह अच्छी बना लेते होते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्टे इंडोर्स, जो कि घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उन लोगों के मुकाबले में। वॉक करने से आपका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में। गालिब के मुकाबले में रोनाल्डो अच्छा शायद यही मतलब होता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। केस 11, अब मैं आया जरा पाकिस्तानी कल्चर की तरफ। मेहंदी सेरेमनीज एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग। ट्रेडिशनल मेहंदी सेरेमनीज में जब ये मेहंदी शहंदी लगाई जाती है, जिस बात बोल रहे थे पार्टिसिपेंट्स ने हिसाब लगाया कि 40% इंक्रीज इन कम्युनिटी बॉन्डिंग, आपके हमसाए वगैरह आपके दोस्त बन जाते हैं। हाँ भाई, क्या कंक्लूजन है कि इस तरह की सेरेमनी से सोसाइटी में बेहतर फ्रेंडशिप और इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। कुछ लोगों को तो दुखी होता है। हाँ भाई, इस सेरेमनी की वजह से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है और आपके एम्प्लॉइज वगैरह आपके साथ क्लोज हो जाते हैं और कल्चरल सिग्निफिकेंस वगैरह इंक्रीज होती है। कितनी हिम्मत की हुई लिखते हुए। क्या गुजरी होगी मेरे ऊपर। अब चेक करें, चाय की दुकान, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। जो बंदा चाय की दुकान, आगे ब्रैकेट में लिखना भी पड़ता है कि कोई सचमुच का अंग्रेज निकल आया तो, टी शॉप रिजल्टेड इन अ 30% इंक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन। जो लोग चाय की दुकान जाते हैं उनके आपस में सलाम दुआ ज़्यादा होती है, 30%। प्रोवाइडिंग अ यूनिक स्पेस फॉर इनफॉर्मल डिस्कशंस एंड कॉमरेडरी। चाय की दुकान पे किस किस्म की बातें होती हैं? इनफॉर्मल बातें। हाँ भाई, तू सुना कैसा है, क्या चल रहा है आजकल। आप चाय की दुकान पे कोई बहुत गहरी या फॉर्मल बातें नहीं करते। आप इंटरव्यू नहीं होता कि पार्टनर का है फर्म का कि यार चाय पीने चलो, तो वहाँ इनफॉर्मल बातें करते हैं और आपकी कॉमरेडरी, नया वर्ड कॉमरेडरी क्या होता है? दोस्ती। आपकी दोस्ती वगैरह इंक्रीज होती है चाय की दुकान पे जाने से। उसकी इनकम भी इंक्रीज होती है। चाय वाली। सर यहाँ बैठ के सीआर बताते हैं, बिजनेस करेंगे। हाँ, सीआर यस। टी शॉप कल्चर पाकिस्तान में सोशलाइजेशन का एक वाइटल हब है और इससे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस वगैरह और आपस में पेट्रन्स कहते हैं उस दुकान में आने वाले लोग, वहाँ के एम्प्लॉय मतलब कस्टमर्स वगैरह, उन लोगों के दरमियान अच्छी सलाम दुआ होती है। कोई आप किसी को नहीं भी जानते, आप 3 दफ़ा आप चाय पीने जाएं, वो बंदा वहाँ बैठा हो तो वैसे ही आप आते जाते हो उससे सलाम कर लेते हैं, उससे ज़रा सलाम दुआ हो जाती है। ये दोबारा आ गया, चलो कोई नहीं, ये दोबारा आ गया, ऐसे इग्नोर करें। सर आपकी बात तो सर जी ये सर ये वाकई आपकी जज्बात लग रहे हैं। जो कम्युनिटीज इस तरह के काम करते हैं, ट्रेडिशनल यार एक मिनट सच बोल दूं, ये थोड़ा सा ना क्या पता है किसी पाकिस्तान में तो कम, किसी इंडियन सोर्स से हुई है। ट्रेडिशनल ड्रमिंग एंड सिंगिंग वगैरह जहाँ होती है तो 25% बूस्ट इन कल्चरल प्रेजर्वेशन। कल्चरल प्रेजर्वेशन क्या होती है? अपनी रवायात को ज़िंदा रखना। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी रवायात नहीं है, ये हमारे कुछ साथ का आसपास वाला मुल्क है, शायद उसकी बात हो रही है। एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपकी सकाफत और तमद्दुन महफूज रहता है और कलेक्टिव आइडेंटिटी कि हम सारे एक हैं, हम सारों की सेम ट्रेडिशंस और इस तरह की बोरिंग बात है। यार ये वर्ड भी सुना बहुत है, इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। तहजीब व तमद्दुन कहते हैं क्या? हमारे कल्चर, हम तो नहीं, आप लोग पंजाबी लोग हैं, कोई कुछ लोग हैं पठान हैं, तो उन सारी कलेक्टिव एक आइडेंटिटी होती है कि हम, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं सारे पठान एक जैसे होते हैं। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, मैं आम सा बंदा हूँ यार, मैं किसी बस यार, हालांकि आपको इंग्लिश पीआरसी में कोई और पढ़ाएगा लेकिन स्टिल। क्या होगा? इस ढोलकी नाइट की वजह से आपकी कल्चरल प्रेजर्वेशन इंक्रीज होगी और आपका शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होगा। और मेहंदी का फंक्शन भी हो जाएगा। मेहंदी पिछले पेज पे था, यहाँ कुछ और है। और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और क्यूलिनरी डाइवर्सिटी। जो लोग स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं 30%, 35% ज़्यादा
क्यूलिनरी डाइवर्सिटी ट्रेडिशंस प्रेजेंट इन पाकिस्तानी कल्चर, पता नहीं किस मुल्क का नाम था, मैंने काट के पाकिस्तानी कर दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या क्यूलिनरी डाइवर्सिटी, क्यूलिनरी डाइवर्सिटी का क्यूलिनरी कहते हैं खाने पीने से रिलेटेड चीज़ और डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस। क्यूलिनरी डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपको आपके कल्चर में मिर्चों वाली चीज़ें भी मिलेंगी, मीठी चीज़ें भी मिलेंगी, पान भी मिलेगा, ड्रिंक्स भी मिलेंगी, मतलब देयर इज़ अ डाइवर्सिटी। आप फूड स्ट्रीट जाओ आपको 50 तरह के खाने मिलेंगे, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। कौन सा चुने? सबको देख के आगे बोलो। हाँ, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल से आपकी क्यूलिनरी डाइवर्सिटी प्रमोट होगी और यार इंग्लिश चेक करो, फॉस्टरिंग एन एप्रिसिएशन फॉर रिच टेपेस्ट्री ऑफ फ्लेवर्स फाउंड इन पाकिस्तान गैस्ट्रोनॉमिक लैंडस्केप। ओहो, ये तो ये एक एक वर्ड का अलग से तर्जमा करें और फील करें। टेपेस्ट्री का इंग्लिश मतलब उर्दू तर्जमा तो होता है वो बहुत बड़ा वाला आर्ट जो कि मतलब पूरी दीवार आर्ट से भरी होती है, वो टेपेस्ट्री ऑफ फ्लेवर्स। फ्लेवर्स होते हैं पाकिस्तान गैस्ट्रोनॉमिक कहते हैं पेट से रिलेटेड चीजें। गैस्ट्रोनॉमिक लैंडस्केप, पेट पूजा से रिलेटेड जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है उसमें जो एक रिच, एक डाइवर्स किस्म का जाल बिछा हुआ है खूबसूरत डिशेस का, वो आप ज्यादा बेहतर अप्रिशिएट कर सकेंगे। हम कहां से कहां पहुंच गए, बात शुरू हुई थी प्रोडक्टिविटी से और हम इस टाइम गैस्ट्रोनॉमिक लैंडस्केप में पाए जा रहे हैं। यस सीएस, ये इस कंक्लूजन से एक कंक्लूजन निकला कि आप बहुत अच्छी तरह फ्लेक्स कर रहे हैं कि आपको पूछा शायद फ्लेक्स तो यार कंक्लूजन। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, आगे चलें। ले जी, 5 में से पहला आपका लर्निंग आउटकम तो हो गया। नेक्स्ट बहुत आज 3 करने हैं, आज पूरा करना है, 5 करने हैं, बस खत्म हो गई। अगली उसमें वो पेपर करेंगे, इसमें पूरा कोर्स कर लेते हैं। 5 तो लाइनें और ये एक पेज का काम है, शायद सेकंड पेज पे जाए। टॉपिक नंबर 2 आपका है आइडेंटिफाइंग मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द सीरीज। कोई बात नहीं, 7 बजे तक पढ़ लेंगे। सर 8 बजे पढ़े, मेरा तो पेपर है जी पढ़े, मेरे से पढ़े, मैंने पेपर देने थे। ठीक है, मेजॉरिटी की बात सुन लेते हैं। उधर से मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, नहीं कि वो भी खुशी होंगे। जिस साइड पे 900 लोग बैठे हैं 600 और 600 थे, कोई नहीं, आज ज़्यादा आ गए। सीक्वेंस, अच्छा करना क्या है, आइडेंटिफाइंग मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज। आपको एक सीरीज देके बीच में एक डैश लगा दिया जाएगा कि बताओ इस डैश में क्या आना चाहिए, कोई सा नंबर आना चाहिए। तो मतलब मुख्तलिफ टिप्स, सीक्वेंशियल पैटर्न टिप, लुक फॉर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। आपके सामने 2, 5, डैश 11, 14, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मिसिंग है? क्या सर दोबारा बोलने शुरू से? 2, 5, डैश 11, 14, बीच में कोई ऐसा नंबर जो कि सीक्वेंस को फॉलो करे। 7 क्यों और 8 क्यों? 2, 3, 5, 6 द मिसिंग नंबर्स फॉलो इन इंक्रीमेंट ऑफ 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। सर वो लिखा तो हुआ है आगे, तो इसमें हमने क्या ढूंढना है? तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ढूंढने का तरीका। ये अगर ना लिखा होता आप क्या कर लेते? मैं तो आपका लिखा होगा सर ये। बिल्कुल भी नहीं। तो अभी से आप टिप्स देख लेना, तो वो तो उधर तो टिप्स भी नहीं होंगी। ऑल क्या, ऑल्टरनेट पैटर्न भी कोई हो सकता है। 10 के बाद डैश फिर 20, 20 के बाद डैश फिर 30। क्या मिसिंग नंबर्स हैं? 15 and 25। 15 and 25। जरा जस्टिफाई भी कर दें 15 और 25 क्यों? 5 प्लस करी जाने, ऐड करी जाने। यार यहाँ 5 होना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था, गलती से 10 लिखा गया। खैर यस यू आर राइट। 10, 15, 20 फिर 25, 30, एक तरह से 5 का टेबल चल रहा है। सेंस बन रही है? अगले सीक्वेंस 3, 8, डैश 18। तो 3 में कुछ ऐड हुआ, फिर 8 में कुछ ऐड हुआ और फिर अगली फिगर 18 है। 3 में 5 ऐड हुआ, 5 13 सर, 8 10 ऐड हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले 5 ऐड हुआ, 10 फिर 10 ऐड हुआ, फिर 15 हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? नहीं लेकिन एक मिनट, आई थिंक इट 5 आएगा, 5 ऐड होता है। 5 ऐड हो रहा, 13 आएगा सर। यस, आई थिंक ये ना 18 नहीं, इधर ना यहाँ नहीं, 18 हिडन होना चाहिए था, इस डैश में 18 आएगा। पहले 5 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड होगा। तो इंक्रीमेंटल पैटर्न, पहले 5 ऐड हुआ, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा?
फिल इन द ब्लैंक में मेरे ख्याल में 18 आना चाहिए था। आई थिंक यहाँ कुछ मिस हुआ है। सर ये सवाल ही गलत है। पिछला भी गलत है सर। एम ही गलत था वो 10 या 5 आएगा ना। यार। अब 2 दिन में नोट्स बनाए हैं, थोड़ा सा तो लिहाज कर। खैर एनीवे, तरीकेकार समझ लें। सारी मेहनत आपने ढोलकी पे कर दी है। शादी पेंडिंग पे रहेगी एक साल तक। शुक्रिया या अल्लाह। चलें आगे चलें। मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न्स। 2 में कुछ ऐड हुआ, कोई फिगर बीच में आई, फिर 8 आया, फिर एक अननोन फिगर है, फिर 32 आया। बीच में सोचें क्या हो सकता है? सर ये 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा ना। 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 8 हो गया, 8 को मल्टीप्लाई बाय कुछ किया तो बीच में 8 और 32 के बीच में क्या फिगर आई? 16। तो पैटर्न क्या हुआ? हर चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है पिछले नंबर से, सॉरी पिछले हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। 2 जा 4, एक स्पेस में आ गया 4। ये 4 जो है आखिर में फिर गलती करना। ना शर्मिंदा करो भाई, उसकी तरफ फोकस करो जो आपके पास सवाल है। हम इस काबिल हैं कि सवाल में जो चीज मिसिंग है वो जज कर सकें। 4 आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। 2 4 जा 8, 8 4 जा 3। बीच में फिल इन द ब्लैंक ही है। यहाँ 4 आएगा, 2 2 जा 4, फिर 8 2 जा 16, इस फिल इन द ब्लैंक में 16 आएगा, और फिर 16 2 जा 32। 8 4 जा और 4 गलत लिखा हुआ, 4 गलत लिखा हुआ है। यस, यहाँ 2 आना चाहिए था, यहाँ 2 आना चाहिए था। कुछ ना आया ना। चल यार साथ साथ ठीक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय अरे मैंने ठीक कर लिया था। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। और के साथ मल्टीप्लाई 2 वापस आ जाओ। आ गया सर। अच्छा जी, चेक फॉर स्क्वायर और क्यूब रिलेशनशिप। 1, फिर 4, फिर कोई डैश, फिर 16। सोचिए क्या मिसिंग हो सकता है? सर मल्टी 8 का क्यूब आएगा। 2 एक मिनट सर, स्क्वायर हो का गया। क्यूब यार, 8 का क्यूब वही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 8 का क्यूब 2 या 2 का 8। सर 4 प्लस करेंगे नहीं। ये क्यूब है ना, स्क्वायर क्यूब आई थिंक ये डिस्क्रिप्शंस कुछ आगे पीछे हो गई हैं। डिस्क्रिप्शंस इग्नोर करें, सिर्फ सवाल की तरफ देखें। 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर किधर गया, फिर 4 का स्क्वायर है, मिला हिडन। 3 का स्क्वायर मिसिंग है, यानी कि 9 मिसिंग है। इम्प्लीसिट। यार ये ना डिस्क्रिप्शंस इग्नोर करें, मैं सही कर देता हूँ। ये अब मैं सही का कमी नहीं ना, है ना। जाहिर सी बात है। असाइनमेंट करने से पहले ठीक कर देना, ये ना हो ओके सर, और कुछ पेपर इसमें जो है ना वो कंसेप्ट में एग्जैक्टली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम सही करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप सवाल पे फोकस करें। यस सर। प्राइम नंबर भी मिसिंग हो सकते हैं। 3 के बाद डैश है, फिर 7 है, फिर 11 है। 5 बिल्कुल सही पहचान लिया भाई ने। 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर याद है ना क्या होता है? मैथ्स के टीचर ने बताया था आपको। यस सर, भूल गया, अब दोबारा बता दें। मैथ्स वाले से पूछे। आप ही थे। ओह मैं ही था। चले, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से बगैर पॉइंट्स के डिवाइड नहीं होते। 2 में कुछ ऐड हुआ या कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, उसके बाद एक खाली स्पेस है, फिर 8 है, फिर 16 है। फिगर क्या आएगी 4 और 8 के बीच में? सर पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 में 2 ऐड किया, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह होता तो एक मिनट, आपने पैटर्न पहचान लिया जो लिखा हुआ भी है। फिगर क्या होगी यहाँ? ओके, है। फिगर 6। आएगी सर। एक दफा दोबारा देख लें। एक दफा 2 मल्टीप्लाई हुआ, एक दफा 2 ऐड हुआ। 2 2 जा 4, फिर 2 ऐड हुआ, 4 + 2 6, सर पहले मल्टीप्लाई हुआ। फिर भी यहाँ 12 आना चाहिए था यार। ये एग्जांपल्स हिल गई हैं थोड़ी। खैर कोई नहीं, ये क्या हुआ सर, यहाँ पे आएगा कि ये तो बता दें। यहाँ आना तो 6 चाहिए था। 4 और 8 के बीच में क्या है? 6 है। 6 में 2 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ये भी सही है।
एक मिनट, मल्टीप्लाई पहले किया, ऐड बाद में किया, फिर अगली फिगर जो है वो मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए था, 12 कर देंगे सर। फिर उसके आगे फिर 16 नहीं आएगा ना, यस 24 है। यस। नेक्स्ट, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथ्स का चैप्टर 3 का सवाल यहाँ क्यूईटी के लिए एक हल्का सा उसका रिफ्रेशर दे देता हूँ। अगर कोई इस किस्म की सीरीज हो गई, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस हो रहा हो, 1 3 5 सर किस चीज की सीरीज? नंबर्स की, तो अगर बीच में कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है जैसे कि 2 है, हमने कहा ये अरिथमेटिक सीरीज है, या कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस हो रहा है, या ज्योमेट्रिक सीरीज जबकि वो होती है जहां कोई स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि 1 डिवाइड भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, हम इसे कहेंगे जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आए सवाल की तरफ वापस, 2 है, फिर 6 है, फिर डैश है, फिर 18 है, क्या आ सकता है बीच में? क्या कर रहे हैं सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, फिर 18 आना चाहिए था। 18 आना चाहिए था। आई थिंक जो आखिरी वो है आंसर नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक भी मैंने साथ ही ऑप्शन के तौर पे लिख दी है। ब्रैकेट में जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ 18 आना चाहिए, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है, थ्रू 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। जी बोर्ड पे करा देना इसको। बोर्ड पे कराते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 हमने पहचान लिया कि पैटर्न चल रहा है आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 3 ज़ा 6, फिर 6 3 ज़ा 18, फिर 18 3 ज़ा कितना 56। अगर यहाँ एंड पे 56 लिखा होता और हमारा 18 की जगह ब्लैंक होता, हम कहते हैं कि इसका आंसर आएगा 18। तो पैटर्न्स हम ढूंढ रहे हैं डेटे में क्या है, तो हमें पैटर्न नजर आया था कि 3 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। वहाँ पे हमसे क्या पूछेगा? पैटर्न पूछेगा या फिल इन द ब्लैंक पूछेगा? फिल इन द ब्लैंक, वो पूछेगा कि बताओ इसमें क्या आ सकता है। लुक फॉर रेगुलरिटीज। अगर कोई कांस्टेंट फिगर है, तो अगर ये अगला सवाल आप देखें तो आपको कुछ देखा देखा लग रहा होगा, इस तरह का हमने एक और सवाल भी किया इसी पेज पे। कौन सा सर? 5 के बाद डैश, आखिरी 5 के बाद डैश है, फिर 15 है, फिर 15 के बाद डैश है, 20 है। कौन सा ऐसा नंबर दोनों के बीच में फिट होगा कि सीक्वेंस फॉलो होगी? 10 20 10 और 20, 5 5 का जो है वो गैप है। एडिशन होएगा। यस। कंसिडर प्रीवियस एंड नेक्स्ट टर्म्स। 1 के बाद डैश है, फिर डैश है, फिर 8 है, क्या आ सकता है? 1 2 4 मल्टीप्लाई। बिल्कुल ऐसे ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। बस। अगला तो इसका मैं आपको सही कर दूंगा, बाकी पैटर्न होपफुली आपको समझ आएगा होगा। आपने वो हिडन नंबर ढूंढना है जो कि आप बीच में यहाँ लिखें, तो आपकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में ही रहेगी। यस सर। लर्निंग आउटकम नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। आपको मिलती जुलती चीजें गिवन होगी, आपने देखना है कि कौन सी चीज यहां बिलोंग नहीं करती। पहली टिप है आपके पास, लुक फॉर पैटर्न्स और इरेगुलरिटीज। जब कोई चीज अजीब सी लगे, आपको ऐसा लगे कि वो यहां बिलोंग नहीं करती, उससे आपने कह देना कि ये ऑड वन आउट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, सर दोबारा से नहीं ऊपर लाइन। इनमें से शेप्स की बात हो रही है। कौन सी वाली शेप यहां बिलोंग नहीं करती? नंबर्स में शेप नहीं। सिर्फ नंबर्स की बात तो नहीं हो रही, मतलब ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, यहाँ शेप्स की बात हो रही है। तो कुछ शेप्स की बात हो रही है। 2 दफा उसने कहा सर्कल, 2 दफा कहा स्क्वायर, 1 दफा कहा ट्राइंगल। ट्रायंगल नहीं होगा। मगर क्यों? जस्टिफाई भी तो करें, ट्राइंगल से क्या दुश्मनी है? सर क्योंकि वो एक दफा है ना, तो 1 ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ चीजें 2 दफा हैं, एक चीज 1 दफा है। तो जो हमने कहा जो चीज 1 दफा आ रही है वो ऑड वन आउट है। उसके बारे में कोई एक ऐसी चीज है जो कि दूसरों के बारे में नहीं है, तो हमने कहा कि ऑड वन आउट आपका था ट्राइंगल। इसी तरह नंबर्स की एग्जांपल भी इसी टिप में है। 2 4 6 8 10 13 में से कौन सा नंबर है जो यहां नहीं आना चाहिए? मगर क्यों? क्योंकि वो ऑड नंबर है। अच्छा खासा 2 का टेबल चल रहा था, बीच में 13 आ गया। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स। इन चीजों के बारे में कौन सी ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल।
एप्पल 2 दफा आ गया। तो बनाना, ऑरेंज, मैंगो, क्या कोई और एट्रीब्यूट भी है जो किसी एक में ना हो बाकी सब में हो? समझ नहीं सर, दोबारा बोलिए। ऑड वन आउट का सवाल है, कौन सी ऐसी चीज इसमें किसी एक आइटम में है जो कि दूसरों में नहीं है? सर बनाना में लंबाई है। वैसे लॉजिक अगर देखा जाए तो ये भी चल सकती है, अब पता नहीं सवाल बनाते वक्त। मैंगो मोटा है। वो देखो। और वो बंदा भी वही सोच रहा था जो भाई सोच रहे थे कि बनाना गोल नहीं होता जबकि बाकी फल जो होते हैं वो गोल होते ये हैं। आंसर है। यही आंसर है। चेक करें। नेक्स्ट, जानवरों की लिस्ट है, बताएं इनमें से कौन सा वाला ऑड वन आउट है? शेर, हाथी, दूसरा वाला शेर, जराफा और डॉग। सर एलिफेंट होगा। मगर क्यों? एलिफेंट सर बड़ा होता है ना सारे जिराफ भी बहुत बड़ा होता है। वो लंबा होता है। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका आंसर चूंकि जबानी याद है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। टाइगर और लॉयन और फिर जिराफ ही होगा। आपको जब याद है तो आपने जिराफ नहीं है। point out किया था। अच्छा फिर सर कुत्ता होगा, कुत्ता सबसे छोटा होता है। नहीं, आप लोग साइज के ऊपर अटक गए, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर वो एनिमल है ना, वो जंगल में है, ये वैसे है। भाई सही पहुंच गए हैं। डॉग आमतौर पे गली मोहल्लों में पाए जाते हैं जबकि बाकी सारे आपके जंगल में पाए जाते हैं या अफ्रीका में पाए जाते सर हैं। मुझको कमरों में भी बुरी बात, ओ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, शहरों में पाया जाता है, जबकि बाकी वाइल्ड एनिमल्स हैं आपके जंगलात शंगलात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टिप, इवेल्युएट रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास पेयर्स गिवन हो तो आप देखें इनमें से कौन सा वाला जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेयर है, 3 3 9 होता है, मतलब 3 का क्यूब 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 9 का स्क्वायर 64 कोई नहीं होता। तो हमने कहा कि ये वाला जो पेयर है ठीक नहीं है, 9 64 के साथ जबरदस्ती अटैच्ड है, यानी कि आप लोग थीम पकड़ रहे हैं। 964 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ड पेयर्स। कैट मियाऊ करती है, डॉग बार्क करता है, काऊ क्वैक क्वैक करती है, या डक ये वाली आवाज निकालती है। मुझे क्या पता। तो इनमें से हमें तो देखने में एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं जो कि ऑड वन आउट लग रहे हैं, काऊ वाला भी और डक वाला भी। इसको इवन वन नोट नहीं कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने कहा कि डक ये वाली आवाज नहीं निकालती। कऊ काऊ भी तो वो काऊ क्वैक क्वैक। तो ये आपका था ऑड वन आउट। ओडी कऊ। नेक्स्ट, सर उसका क्या करेंगे सर? इसका वैसे एक से ज्यादा सही ऑप्शंस है, मैं काऊ से भी डिसएग्री करता हूँ। Select two options. सेलेक्ट 2 ऑप्शंस, हाँ यू आर राइट। नेक्स्ट, साइज या मैग्नीट्यूड एनालाइज करें। क्या पता जो आपके पास आइटम्स गिवन हो उसमें से कुछ बहुत छोटे हों, कुछ बहुत बड़े हों। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसका सवाल हाइड हुआ है सिवाय इंस्टेड ऑफ के आंसर हाइड हो। सवाल था हाउस, अपार्टमेंट, स्काई स्क्रेपर, हट और मेंशन, इनमें से कौन सी चीज ऑड वन आउट है? Skyscraper क्या होता है? स्काई स्क्रेपर कहते हैं वो जो बाहर के मुल्कों में होते हैं, वो जो बहुत बड़ी बड़ी वाली बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें आगे जहाज भी 9/11 कर जाता है। वो ऐसा है। स्काई स्क्रेपर, वो बुर्ज खलीफा टाइप बिल्डिंग्स, 300 फ्लोर्स वाली, सर फिर यही होगा, यही है। या फिर हट का के सामने कोई जरी छोटी सी। नहीं, अपार्टमेंट। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब साइज। घर और साइज 1-2 फ्लोर होते हैं, अपार्टमेंट 3-4 फ्लोर होते हैं, स्काई स्क्रेपर्स 300 फ्लोर होते हैं, हट फ्लोर ही कोई नहीं होता। मेंशन भी चौड़ाई में ज्यादा होता है, मेंशंस की हाइट इतनी नहीं होती, वो 1-2 फ्लोर पे खत्म हो जाते हैं। तो आपके पास हट में फ्लोर होता है सर। हट का मतलब कौन सा फ्लोर बड़ा? हट झोंपड़ी को नहीं कहते। मैं आटे वाली की बात। शुक्रिया। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड की बात। 15, 25, 35, 30, 50, सर इसमें क्या बताएं हम? कौन सा नंबर ऑड वन आउट है? 50 सर, 50 बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा ये और सबसे अलग ये है। Yes. और एक और चीज, अच्छा खासा Arithmetic progression. 5 का टेबल चल रहा था, ये 50 कहां से आ गया? तो हमें नजर आ रहा है कि 50 मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग है और जो है सीक्वेंस चल रही थी उससे भी अलग है। वैसे ये 5 पे डिवाइड हो जाता है।
हो तो जाता है, लेकिन हमने कोई ऑड भी तो सेलेक्ट करना है। एक मिनट, अगले सवाल में भी यही हुआ हुआ है, मैं सॉल्व करके ही आता हूँ यार। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? सर से पूछना हमारे एनालिटिकल रीजनिंग वाले सर ये क्यूएडी का क्या रोल हुआ पड़ा? कुछ भी नहीं, नवंबर में पेपर दें। नवंबर में पेपर देंगे, लेकिन सर ये इधर ऑप्शन आया था नवंबर सेलेक्ट करने का, तो वो क्या उसके बाद हमारा वो सेंटर या अभी तक आया नहीं। अच्छा, ये आपकी जो HOD है मैडम महक, उनसे पूछें। वो कह रही है आ जाएगा और ऊपर से कह रही है तो एक मिनट, क्लास का टाइम ऑनलाइन वालों को तो ज़ाया ना करें, क्लास के बाद जाके उनके सर पे खड़े हो जाइएगा कि मुझे अभी आंसर इसका दो। खैर वापस इधर आए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, कहाँ पे सर? एनी आइटम ब्लैक ब्लू ब्लैक कौन सी चीज ऑड वन आउट है? सर उसने बहुत बड़ा हिंट दी। मुझे पसंद नहीं है इसलिए और पर्पल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए पर्पल ऑप्शन नहीं हो सकता। उसने हिंट दिया हुआ है, गौर से पढ़े सेंटेंस को। रेनबो कलर रेनबो कलर, रेनबो में से कौन सा वाला कलर नहीं होता? ब्लैक नहीं होता। और साथ ही इससे अगली एग्जांपल भी देख ही लें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न, कौन सा ऑड वन आउट है? सर एक प्लूटो। ये तो हमें पता ही नहीं है। नहीं यार, ये तो जनरल नॉलेज है, तो मुझे बचपन से पता है। प्लूटो, प्लूटो में ऐसा क्या है? मुझे यहाँ से आवाज आई थी प्लूटो, क्यों? प्लूटो तबाह नहीं हुआ। प्लूटो इतना छोटा है कि साइंटिस्ट ने कहा यार इसे प्लेनेट ना कहो, तो बेचारा एस्ट्रॉयड है, तो प्लूटो अब प्लेनेट कंसिडर नहीं होता प्लूटो का, क्योंकि साइज छोटा है। सर ये मैं लिख लेता हूँ, मुझे भूल जाता है। देखो, मेरी जाने दो। नेक्स्ट, चेक फॉर कैटेगरीज लाइक, कार्ड सिंबल्स यहाँ क्या कर? आ जाते हैं उस पे भी आ जाएंगे। व्हीकल्स, कार, बस, बाइसाइकिल, बोट, ट्रेन, कौन सी ऑड वन आउट है? बोट, क्योंकि पानी पे होती है, जबकि बाकी सारे जो हैं वो होते हैं जमीन पे। लेकिन हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, बाकी सब में इंजन लगा होता है, बाइसाइकिल आप 2 टांगों से चलाते हैं, तो ये वहाँ पे कैसे पता चलेगा वो कौन सा बोर्ड में भी context इंजन है? होता है, ये भी है। बोट में इंजन होता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा यार वो क्या बंदा सोच रहा है? बस ये भी चीज है। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये पढ़ना मुश्किल है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपने सुन लिया, लेकिन मैं सर इसका कुछ करें, उसका बातें ना करें। उसका आप कुछ करें। तो जब उधर आपको मैं इतने सारे पर्सपेक्टिव्स दे रहा हूँ कि इतने तरीके से आप सोचा जाए। आप सोचना तो अपने आप भी कंफ्यूज हो गए सर, नहीं। आप भी ये पढ़ जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, रॉक, जैज, कंट्री, हिप हॉप और नॉवेल, इनमें से कौन सा जो म्यूजिक का? नॉवेल। क्यों? नॉवेल तो नॉवेल होता है, नॉवेल का म्यूजिक से ताल्लुक ही कोई नहीं। कंट्री का सर, एक मिनट सर, रॉक, जैज तो सिंग का नाम है। जाकर भी एक है, म्यूजिक का भी है, ये देवी पागल हो गई ट्यून है इसके अंदर। हाँ। सिद्धू मूसेवाला का। नॉवेल जो कि म्यूजिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, फिर से रेक्टेंगल वाला सवाल आ गया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट कुछ और होना है। सर्कल की कितनी साइड्स होती हैं? कोई साइड नहीं, ओवल की ओवल की होती है सर, कोई भी नहीं। ओवल होती कौन सी जगह वैसे? ओवल अंडा, अच्छा टेढ़ा वाला सर्कल। रेक्टेंगल 4 साइड, स्क्वायर 4 साइड्स, ट्रायंगल की 3 साइड्स। तो अलग कौन है? सर्कल ओवल 0 साइड्स वाली 2 ऑप्शंस हैं। सर्कल, ओवल दोनों की कोई साइड नहीं होती। सर मैं आपको बताता हूँ कौन सी अलग है। मगर क्यों? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसकी 3 साइड है। सर ये फिर आपने ये क्यों डिफरेंट है? पिछली बार भी ट्रायंगल ही हुआ था।
वो इसलिए था क्योंकि ऑप्शन ट्रायंगल सिर्फ एक दफा आ रहा था, यहाँ पर्सपेक्टिव कुछ और है, यहाँ पर्सपेक्टिव कुछ और है, मतलब सोचें, दिमाग लगाएं इस पर। मैनुअल पे चला गया था, ठीक। नेक्स्ट, सीजन्स, समर विंटर स्प्रिंग समर मॉनसून, कौन सा वाला चीज सीजन नहीं होती? लेकिन ये दिख नहीं रहा कहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पर्सपेक्टिव कुछ और है। मूनसून होता है। मॉनसून कौन सा ऐसा है जो प्रॉपर सीजन नहीं होता? मॉनसून तो आता है 10 दिन के लिए चला जाता है, जबकि जो बाकी हैं वो प्रॉपर सीजन हैं। हमने कह दिया मॉनसून। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो जगह इस जगह पे नहीं होनी चाहिए, ऑड वन आउट हो? लाइक फॉर एग्जांपल हैमर हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर वो स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लायर्स वो क्या उर्दू वर्ड होता है उसके लिए? प्लास, रेंच वो भी कोई आला होता है, फोर्क कांटा जिससे हम स्पेगेटी खाते हैं। फॉर्क नहीं होना चाहिए, सही है। तो कौन सी चीज ऑड वन आउट है? कौन सी चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए? फोर्क। बाकी सारे हथौड़े वगैरह प्रॉपर मतलब मैकेनिक वाली चीजें हैं, जबकि फोर्क खाने पीने की चीज है। तो फोर्क एक ऐसी चीज है जो कि टूल बॉक्स में नहीं पाई जाती। टिपिकल टूल, टिपिकल टूल। पाकिस्तान में वैसे यूज कर लेते हैं नेक्स्ट, प्लैनेट्स के नाम में से कौन सा ऑड वन आउट है? मार्स, वीनस, नेपच्यून, गूगल या सैटर्न? सर हमें ये रीजन भी देनी होगी सर? नहीं, जस्ट सिलेक्ट करना होगा। तो गूगल किसी प्लैनेट का नाम नहीं होता, हमने कह दिया गूगल इज द ऑड वन आउट। विजुअल क्यूज, शक्ल से इन्हें देख के पहचाने कौन सी चीज यहाँ बिलोंग नहीं करती। ट्रायंगल, डॉट भी कह रहे हैं। नहीं वो लास्ट वाला। ज्योमेट्रिक शेप्स में सर लास्ट वर्ड पता है। पान का पता। लड़ो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल में भी ऑप्शन आखिरी वाला बन सकता है, लेकिन बुक ने स्टार कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक का कंक्लूजन उन्होंने ये दिया है कि बाकी जो शेप्स हैं बनाना इजी है, जबकि स्टार के 5 स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन स्टिल इस तरह का भी आ सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू बुक स्टार बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, जबकि जो है पान का पत्ता जैसे आप कह रहे हैं, इंग्लिश में आई थिंक स्पेड कहते हैं, एस कहते हैं कि स्पेड? हाँ, एस तो 1 को कहते हैं। हाँ, तो स्टार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप है अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एग्जांपल भी है ना, तो वही करा रहा हूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, साइनोसोडियल और जेब्रा स्ट्राइप्स। तो लीनियर रेस टू पावर 1, क्वाड्रेटिक रेस टू पावर 2, क्यूब कहते हैं रेस टू पावर 3, ये होता है रेस टू पावर 4, जेब्रा स्ट्राइप्स वो जो एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पैटर्न की बात तो नहीं हो रही, यहाँ तो फंक्शंस की बात हो रही है। तो हमने कहा जेब्रा स्ट्राइप्स आंसर नहीं हो सकता, ही इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट टिप, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। कभी कभार आपको दिल से फीलिंग आ जाएगी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एग्जाम्पल उसने इसकी क्या दी? सेट ऑफ फ्लावर्स, रोज, ट्यूलिप, डेजी, ऑर्चर्ड, चेयर। चेयर फूल थोड़ी होता है। चेयर तो नहीं है, लेकिन क्या पता बाकी में से कोई एक ना हो। मैं तो फ्लावर का नाम नहीं आता। रोज फ्लावर होता है, ट्यूलिप भी फ्लावर होता है, डेजी भी फ्लावर होता है, ऑर्चर्ड भी फ्लावर होता है, लेकिन कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं वो फ्लावर नहीं होता। आपको बड़ा पता है कौन सा चेयर फ्लावर नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, सैंडविच मेकिंग। सैंडविच मेकिंग स्पोर्ट थोड़ी होती है। सैंडविच मेकिंग का वर्ल्ड कप कौन जीता भला? कोई भी नहीं। अच्छा जी, एंड पे एक सीक्वेंस और उसने कहा कि मैं आपको सारी की सारी टिप्स से इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहले को हाइड करके सारों से पूछ लेना। एक ही तो क्वेश्चन है, एक वर्ड सोल्यूशन समझे यहाँ नहीं है, खुद ढूंढने कौन सा वाला नहीं होना चाहिए। 8, 16, 24, 32, 40, 45। 45 नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा 4 का टेबल चल रहा था। 4 का नहीं सर, 8 का। हाँ, 8 का चल रहा था। मैं भी कहूँ 36 कहाँ गया अगर ये 4 का टेबल है तो 45 ना 4 के टेबल में आता है ना 8 के टेबल में आता है।
अब वो हर तरीके से जस्टिफाई कर रहा है कि फोकस ऑन पैटर्न, पैटर्न अगर देखा जाए तो 45 नहीं है। एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो मल्टीपल होना एट्रीब्यूट है जो कि 45 में नहीं पाया जाता। तो तकरीबन सब ऑप्शंस में यही कहा गया है कि सब तरीके से अगर सोचा जाए तो 45 इज नॉट द राइट आंसर। एक के ऊपर सारे अप्लाई करेंगे? नहीं, आपको बस टिप्स दी जा रही हैं कि इतने तरीकों से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका 45 ही है। जो ऑप्शंस आपके पास होंगे कि कौन सा ऑड वन आउट है, 24, 32, 40 या 45, आप कहेंगे 45 इज द ऑड वन आउट। हाँ, आज के लिए ब्रेक करनी है? नहीं सर, तारीख गवा रहा है, मैं तैयार था ब्रेक के लिए। प्रिडिक्ट द नेक्स्ट डायग्राम इन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ गिवन चॉइसेस। पहले पेज पे आपके पास टिप्स ही हैं कि पैटर्न्स। चलो ये जो किताबी बातें हैं इन्हें जरा फास्ट मोड में गुजारते हैं। कर लीजिए जरा प्लीज, फास्ट मोड में। फास्ट मोड में पैटर्न्स देखें। पैटर्न क्या है कि मतलब अगर एक लाइन में 2 शेप्स हैं तो उससे अगली लाइन में 3 शेप्स होंगी, उससे अगली लाइन में 4 शेप्स होंगी। इस तरह के आप पैटर्न्स देखें। या ट्रांसफॉर्मेशंस कि कहीं कोई चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। लॉजिक, क्या किसी पिछली सीक्वेंस के साथ क्या ऐसा फंक्शन पेश आया, उसमें कोई कांस्टेंट चीज़ ऐड हो रही है या लेस हो रही है। एलिमेंट रिलेशनशिप्स में आप के पास अगर 1-2 तरह की डायग्राम्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है, ये ना इस तरह की रीडिंग बेसिकली कर लें, लेकिन जब तक हम इसका सवाल नहीं करेंगे तो इस तरह रीडिंग का फायदा कोई नहीं है। सीधा एग्जांपल में चलिए। मेरे ख्याल से सीधा एग्जांपल भी जाना चाहिए। स्टिल आपके पास से नोट्स होंगे, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें डायरेक्ट इसकी एग्जांपल की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक ज़बानी डायरेक्शन, एक ज़बानी एग्जांपल देख लें। ट्राइंगल फेसिंग अप, चलो हम बना भी लेते हैं। ट्राइंगल फेसिंग अप ऐसी होती है। ट्राइंगल रोटेटेड 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। इससे 90 डिग्री सीधे हाथ पे बिठा दें, ऐसी हो जाएगी। मतलब इसका जो ऊपर वाली साइड थी, इसे हमने कह दिया ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो साइड ए इधर आ जाएगी। डायग्राम 3, ट्राइंगल रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीवियस। साइड ए इस तरफ आ गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इससे अगली डायग्राम कौन सी होगी, वापस ट्राइंगल 90 डिग्रीज फ्रॉम द प्रीवियस वन। बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह की शेप होगी अगर मैं आपके सामने ऑप्शंस बनाऊं? सर लेफ्ट साइड ऐसी, ऐसी, सर पिज्जा स्लाइस ना मैं ट्राइंगल ऐसी या ऐसी। ऐसी ए बी सी डी, ऐसी सर ऐसी ए बी सी डी। भाई क्लॉकवाइज चल रहा है, ऊपर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजने चाहिए। 9 किधर बज रहे हैं? 9 इधर बज रहे हैं। एग्जाम्पल समझ आई? फिर इसकी कुछ प्रॉपर सवाल देखते हैं। ये मेहंदी की डिजाइन है। चेक करें, सर्कल्स हैं, बीच में कोई सर्कल है, ब्लैक था, फिर ग्रे था, फिर ब्लैक था, वाइट था, फिर ग्रे हुआ, फिर ब्लैक था, फिर वाइट था, फिर ग्रे होना चाहिए था। आधा में क्लू मिल गया कि जो ऑप्शन है सही वाला उसमें ग्रे। चल रहे हैं भाई। उसने हमसे पूछा, पहला वो है, सर वो ए बी सी डी जैसे दिखा रहा है पागल। मर्जी उसकी। इतना तो हमें हिंट मिल गया कि बीच में ग्रे शेप आनी चाहिए, वो सब में ग्रे है। अब क्या करें? अब एक काम करें, ग्रे के इर्द गिर्द जो वो हैं उन्हें जरा काउंट करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉमन सेंस क्या कह रही है? ऑप्शन वो वाला ठीक होगा जिसमें 9 होंगे। गिने जरा, ऑप्शन ए में कितने सर्कल्स हैं? नहीं सर ई वाला 3 4 5 6 7 8। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं हो सकता। 2 4 6 8 9। ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन अभी हम इसे टिक नहीं कर रहे। 2 4 6 8 9। ऑप्शन डी भी हो सकता है। ई भी हो सकता है। 2 4 6 8 9। सी डी और ई के बीच में मुकाबला है। अब हमें कोई अभी डिसाइड कर लेते हैं। पहले ये वाली चीज तो एलिमिनेट कर लेना। एफ में कितने? 2 4 6 8। एफ नहीं हो सकता। अब
वापस इस पैटर्न की तरफ आए, 2 ग्रे 1 ब्लैक 1 व्हाइट, फिर 2 ग्रे 2 ब्लैक 1 व्हाइट, फिर 2 ग्रे 2 ब्लैक 2 व्हाइट, हर दफा 1 ग्रे 1 ब्लैक और फिर 1 व्हाइट बढ़ जाता है। अब यहां 3 ग्रे हैं, पहले एक ब्लैक बढ़ रहा। हाँ, अब यहां आखिरी जो ऑप्शन था जो हमारे पास गिवन था, 3 ब्लैक है 3 ग्रे हैं 2 व्हाइट हैं, तो वो वाला ऑप्शन ठीक होगा जिसमें 3 व्हाइट होंगे। डी भी है और ई भी है। अब देखें डी और ई में क्या गड़बड़ है, डी में ग्रे 4 दफा है, नहीं पॉसिबल। तो ऑप्शन हमारा बेस्ट वो है जिसमें 3 ब्लैक हैं 3 ग्रे हैं 3 व्हाइट है। चेक करें, मजा आया फिर? इसमें वो पेपर देते हैं लिखने के लिए आप? शायद देते हो, देना तो चाहिए। हाँ भाई, चेक करें कितना गहरा सवाल था, उसने हमें कितनी हिंट्स दी है, और एट द एंड इन तीनों में से हमें देखना पड़ा नंबर ऑफ सर्कल्स और कलर्स ऑफ सर्कल से। तो ई पे पहुंच गई है सारी अवाम। इंग्लिश में इसका जवाब एक्सप्लेन किया गया है, ये आप रीडिंग भी कर सकते हैं, हमने डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट, इन इशारों को जरा गौर से देखें क्या चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, जरा इजी करते हैं अपने लिए। आते हैं सवाल? आएंगे, हाँ जी आएंगे। मॉडल पेपर दिखाएं जरा इन्हें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पिज्जा क्या है? खैर वापस इधर आए। चलें, अगर ये हमें सारे के सारे एरोज अगर परेशान करें कोई मसला नहीं, मुझे बता दें इन चारों में से कोई एक एरो अपर राइट साइड वाला एरो, अब इसका पैटर्न देखें क्या चल रहा है। ऊपर नीचे ऊपर था, एक मिनट घड़ी की बात करते हैं, 12 बजाए, 6 फिर 10 बजाए, फिर 9 बजाए, फिर 8 बजाए, फिर 6 बजाए। तो अगर ये पैटर्न चलता जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एरो को अगली डायग्राम में किस तरफ मूव करना चाहिए? सर ये इस तरफ 3 की तरफ नहीं, 4 बजाने चाहिए। एफ वाला कर, एफ वाला 4 किधर बज रहे हैं? एफ। इधर भी नहीं, 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 एफ। अच्छा एक मिनट, किसी और एरो पे भी ये वाला टोटका लगा के देखते हैं, क्या पता हम गलत कह रहे हो। इस वाले एरो को देखें, 6 बजा रहा था, क्लॉकवाइज 8 बजाए, 9 बजाए, 10 बजाए, 12 बजाए, अब इसे 10 बजाने चाहिए, राइट? ओ सॉरी, 1 बजाने चाहिए, 2 कर ले, 2 कर ले, 2 2 ढाई कर ले। क्या बजा रहा है? 2.5 बजा रहा है। 1.5 कर ले। ऑप्शन एफ सही है। चेक करें, इस तरह की लॉजिक्स आपको चाहिए। सर आपने जो रट्टा मारा हुआ मैंने सॉल्व नहीं मैंने ये मैंने सॉल्व किए थे। सर कोड का आपको पता था पहले ऐसे वाला होते होंगे, ये अब आगे पता चली ये भी सवाल है। नहीं, क्यूईटी जब मैडम ने कहा कि अच्छा पहले हिसाब लगाया जा रहा था कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग सर उसामा वहीद पढ़ाएंगे, फिर अचानक से पता चला अली शाहिद ही पढ़ाएगा। मैं कहा ठीक है पढ़ा देंगे। अच्छा अब गौर करें, ब्लैक वाला जो सर्कल है वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आ रहा है। कॉमन सेंस क्या कहती है? आखिरी वाले में ब्लैक वाला ऊपर होगा। कौन से वाला ऐसा ऑप्शन है जहां ब्लैक वाला ऊपर हो? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब ट्राइंगल की हरकतें देखें, 9 बजे थे, फिर 10 बजे, फिर दोबारा नीचे गया, फिर ये गया, फिर ऊपर गया, एंड पे उसे नीचे आना चाहिए दोबारा, राइट? पैटर्न चेक करें, नीचे से ऊपर फिर नीचे। ऑप्शन बी चेक करें, क्या ये बेस्ट नहीं है? ये इतना ऊपर चला गया है, वापस नीचे आएगा, और इसने नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और ऊपर जाना था। ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। एक दफा जरा डायग्राम्स ये तीनों गौर से देख लें, अगले पेज पे जाते हैं। फिर ब्लैक, सिर्फ ब्लैक सर्कल देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर पैटर्न यही रिपीट होगा स्ट्रेट लाइन वाला। एक ये रहा, एक ये रहा, फिर सुलन तीसरे वाले को ऊपर होना चाहिए ताकि ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो। ऑन द अदर हैंड ट्रायंगल क्या चल रहा है? ट्रायंगल पहले मिड में था इस वाली एग्जांपल में, फिर उससे नेक्स्ट में ऊपर गया सीक्वेंस, फिर नीचे आ फिर सबसे नीचे चला गया, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो उसूलन इससे नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होना चाहिए? सबसे नीचे। सबसे नीचे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां ब्लैक सर्कल जो है वो सबसे ऊपर है और ट्रायंगल सबसे नीचे? बीटा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर ये भी बात नहीं है तो ऐसा नहीं करना है। अब चेक करें क्या
जो एरोज वाला हमारा पिछला वो था, क्या वो इधर भी चलता है? नहीं, यहाँ जो एरोज हैं वो कुछ और सीक्वेंस बना रहे हैं। दरमियान में क्यों दिया? ये तो गलत है ना, साइड में दे। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, इनको आपस में एनालाइज करते हैं। क्या ऐसा है जो चेंज है? ये वाला जो है इसमें चारों एरोज बाहर की तरफ हैं, ये जो चारों हैं इसमें नीचे वाले एरोज ऊपर की तरफ हैं, ऊपर वाले एरोज बाहर की तरफ हैं। इसमें एक पैटर्न ढूंढने कोई जरा। यार रखा नहीं काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ढूंढने जरा। इधर कोई देखो, इधर कोई देखो। सर ये ई वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे बिल्कुल सही। मगर क्यों? सर वो आप देख लें। मैं तो देख ही लूंगा, पेपर आप लोगों का है। ऑप्शन ई सही है, मेरा दिल कह रहा है मुझे। ओके, चलें गौर करें, शायद हमें कोई पैटर्न इसमें मिल जाए। ई, मगर ई क्यों? सर इधर से चलेंगे ना, देखें जरा। हाँ जी। पहले जो नीचे वाला एरो है राइट साइड पे, ठीक है। ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट से भी ऊपर को, उस तरह बाकी आगे देखेंगे तो वो दो अंदर को, दो बाहर को, तो इस तरह ई वाला देखें, वो इधर से ऊपर को, उधर से नीचे बाहर। लेट्स सी। तुक्का। चलो एक दफा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका तुक्का है। हर स्टेप में दो जो एडजेसेंट एरोज हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। अच्छा, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर का क्या मतलब है? इसकी बात हो रही है। अब इससे जो वो है मूविंग वन फिगर एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज काम चल रहा है। हर दो फिगर्स बाद दो इस तरह है, फिर तीसरा किसी और शेप में होगा। तो आपका इसीलिए जो ई है ऑप्शन, वो आपका जो है वो बेस्ट आगे है। देखें दो उस तरह, तीसरा भी उसी तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो फिर ये कैसे? गुड क्वेश्चन। मुझे इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम आंसर कुछ नहीं आता, लेकिन स्टिल नोट्स तो आपके पास होंगे ना। लेकिन स्टिल अभी हम जस्टिफाई करके छोड़ेंगे, हमने ऐसे नहीं से जाने देना। ऑप्शन ई जरा, आगे भी पढ़ना चाहिए। हाँ एक टॉपिक आपका रह गया, वैसे भी आधे घंटे में हो जाएगा, तो सिलेबस हम इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। देखें ई में ऐसा क्या है, एक्सप्लेनेशन हमारे पास अवेलेबल है। दो एरोज इस तरफ जा रहे हैं, दो एरोज इस तरफ जा रहे हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड वाली वो हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट है। यहां वाले एरोज सेम, यहां वाले एरोज सेम, यहां वाले एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये वाले और ये वाले सेम होने चाहिए, जबकि ये वाले जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए। जबकि ई में भी ऐसा ही है कि ये और ये लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल सेम है, जबकि ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है। चेक करें जरा, क्या थीम थी? एक साइड दोनों की सेम होगी, दोनों एडजस्टेंट्स वालों की, और एक साइड ऑपोजिट होगी। ये अगर आपका 8 बजा रहा है तो ये आपके 2 बजाएगा, ये अगर यहां 4 बज रहे हैं तो यहां 10 बजेंगे, जबकि ये साइड सेम है। सेम सेम। इसी तरह इधर सेम सेम ऑपोजिट ऑपोजिट। तो इस इधर भी कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढें जहां दो साइडें सेम है और तीसरी साइड ऑपोजिट हो। ये साइड सेम है, ये साइड ऑपोजिट है, ये साइड ऑपोजिट है। फिर दोबारा हटा। ऑपोजिट और सेम आपने मैच कर लेने हैं, तो ऑप्शन ई ही बेस्ट आंसर आएगा। कोई बात नहीं, आपको आनी भी नहीं है। क्लास का पहली टाइम काफ़ी वेस्ट कर लिया आपने। आए आखिरी की तरफ। अब आई कैप ने कहा एनालॉजी देखते देखते आपने जो है वो आंसर देखना है। एनालॉजी के दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि आप किसी चीज़ को तशबीह दें, कि आप कहें कि इसका और इसका सेम तरीक़ेकार है, और एक तशबीह होती है दूसरी वाली कि मैं कहूँ जिस तरह, बल्कि आप लोगों ने मैट्रिक में कहा होगा कि वो उसकी बाल ऐसे थे जैसे घनी शाम थी, इस तरह की कोई बातें, तो उस वाली तशबीह की बात हो रही है नेक्स्ट पेज पे। जबकि यहाँ तशबीह दी रेफरेंस, यार चेक करो, मैट्रिक में पढ़ लिया था इसलिए याद है। 2011 की बात कर रहे हैं। नहीं, कैलकुलेटर बाद में लिया था, मेरी हरकतें उससे पुरानी है। एनीवे, टिप्स और रिलेटेड एनालॉजीज। पहले टिप्स देख लें तीनों, कि आमतौर पे एनालॉजी में क्या आपको बताया जाता है, एवरीडे सिनेरियोज, इस तरह के काम
जो कि आप रोजमर्रा डेली लाइफ वगैरह में करें। विजुअल एनालॉजीज वो एनालॉजीज जिससे मतलब एज अ डायग्राम या कोई ग्राफ वगैरह आप किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करें। लाइक फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस, अगर आप कॉइन टॉस करेंगे 50-50 चांस है, यस आधे चांसेस हैं हेड आएगा, आधे चांसेस टेल आएगा। इट इज द सेम, वही चीज है अगर आप एक शफल्ड कार्ड डेक से रेड कार्ड उठाएं। सब लोग ये एक्टिंग करेंगे, किसी को नहीं पता डेक क्या होता है। डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। अब लॉजिकली देखें जरा, डेक होता है ताश का डब्बा क्या है, पूरे रुपया कार्ड इसमें। क्या आपने मान लिया कि उन्हें वाकई नहीं पता होगा डेक क्या होता है? सर मुझे वाकई नहीं पता। चलें एक मिनट, डेक कहते हैं कार्ड्स को। अब अगर कार्ड्स में आपके पास 52 टोटल कार्ड्स हैं, 26 वाइट हैं और 26 जो है वो ब्लैक हैं। अगर मैं आंखें बंद करके उसमें से कार्ड उठा लूं, 50-50 चांस है, 50% चांस है ब्लैक कार्ड आएगा, 50% चांस है रेड कार्ड आएगा। इसी तरह अगर मैं आंखें बंद करके टॉस करूं, 50% चांस है हेड आएगा, 50% चांस है सर टेल। आप आंखें खोल के भी कर ले तो गहरी बात कर दी भाई ने। आप जिस आंखें के साथ जो मर्जी करें, आपका 50-50 चांस ही है सारे तरह के ऑप्शंस का। तो इट इज यू कैन से कि कॉइन टॉस एनालॉजी, हर वो चीज जहां 50-50 चांस हो उससे आप कॉइन टॉस से तशबीह दे सकते हैं। तो ये एनालॉजी का मतलब समझ आया कि जहां सेम टाइप ऑफ आपके पास ऑड्स हैं, सेम परसेंटेज है किसी चीज के होने की, उससे आप एनालॉजी दे सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, तशबीह दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वेदर फोरकास्ट एनालॉजी। अगर कोई आपसे कहे कल 30% चांस है बारिश हो, और कोई आपसे यह कहे कि आपके पास बैग में 10 बॉल्स हैं, उनमें से 3 रेड हैं, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए कितने परसेंट चांस है कि रेड वाली बॉल निकलेगी? 33 आउट ऑफ 10 यानी कि 30%। तो 30% चांस रेन का, 30% चांस ही बैग से रेड बॉल निकालने का। तो ये भी एक तरह की एनालॉजी है कि दोनों चीजें तशबीह दी जा सकती है, दोनों चीजें परसेंटेज वाइज सेम है। सर ये एमसीक्यू में कैसे आएगा? एमसीक्यू में ऐसा आएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से बताओ कौन सी वाली चीज एक दूसरे का एनालॉग है। मतलब अगर इसी की हम बात करें कि 30% चांस ऑफ रेन, 3 रेड बॉल्स इन अ बैग, इसी तरह 300 में से आपका मतलब 100 में से आपकी 30 बॉल्स अगर रेड हो, चौथा ऑप्शन हो कॉइन टॉस के ऑप्शंस, तो यहां ऑप्शन 30% आने का है, जबकि कॉइन टॉस में 50% था, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। टेन और रेड बॉल्स। परसेंटेज देखें, ये ना देखेंगे हो क्या रहा है, बारिश हो रही है या बैग में से बॉल्स निकाली जा रही हैं। इसी तरह डाइस रोल एनालॉजी, अगर 6 साइडेड डाइस आपने उछाल दिया तो हर साइड के आने के इक्वल चांसेस हैं, 1 आने के भी इक्वल चांसेस हैं। कितने चांसेस हैं? मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो 1/6, जिससे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 16.67%। तो 16.67 चांसेस 1 आने के हैं, 16.67% चांसेस 2 आने के हैं, सो ऑन। 100% चांसेस यही है कि 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आएगा, 1/6। On the other hand, it is analogous to picking a colored ball from a bag with equal numbers of each color. ये सेम है एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें आपके पास कोई बैग है जिसमें कोई 10 तरह की बॉल्स हैं, और इनमें से 5 जो हैं वो सेम कलर की हैं, मतलब 2 बॉल्स इस कलर की, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। क्या तरीकेकार है इसका? आप लिख सकते हैं 2/10, तो सबके आने के इक्वल चांसेस हैं। अब यहां परसेंटेज सेम नहीं है, हमने 10 अज्यूम किया तो आपकी परसेंटेज आएगी 0.2, यहां हमने 6 था तो परसेंटेज आई 16.67। अब पॉइंट ये नहीं है कि 16.67 और 20% सेम है, पॉइंट ये है कि 6 तरह की आउटकम्स हैं, उन सब के आने का सेम परसेंटेज ऑफ चांस है। इसी तरह इधर 10 तरह की आइटम्स हैं, 5 तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन सबके आने के इक्वल अमाउंट ऑफ चांसेस है क्योंकि सब बराबर हैं। तो ये डाइस रोल एनालॉजी आपको ये सिखा रही है। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी इसमें मतलब लॉजिक ढूंढनी आपने खुद है, मतलब जबरदस्ती इसमें कभी एक बार आपको लॉजिक ढूंढ के निकालनी पड़ती है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी लाइक अ ट्रैफिक लाइट,
3 तरह की लाइट्स होती हैं। आपकी ग्रीन लाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वही प्रोबेबिलिटी कि आपने नंबर ऑफ कलर्ड बॉल में से ग्रीन निकालनी है। अगर आपके पास किसी बैग में 3 तरह की बॉल्स हैं, वो अपने पसंद की बॉल, ग्रीन कलर की बॉल लाने के चांसेस वही हैं जो कि आपका ट्रैफिक सिग्नल में आपका है कि आप जब सिग्नल पे जाके खड़े होंगे तो रेड लाइट होगी या ग्रीन लाइट होगी। तो हम चाहते यही हैं कि ग्रीन लाइट हो। 30% 33.33। इसी तरह एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। उसने कहा कि आप कोई एक उठा लो, अब आप कहो कि मुझे 1 चाहिए, उसका भी वही चांस है। आप कहो मुझे 2 चाहिए, आपका हर कार्ड आने का एक ही परसेंटेज है और दैट इज 1/52। तो आप मतलब यहां उसने आपको सेकंड एग्जांपल कोई नहीं दी, वो कार्ड के अंदर से ही बता रहा है कि आप रेड कलर का 1 की बात करें या ब्लैक कलर के 1 की बात करें, सब कार्ड्स के आने का इक्वल ही चांस है। तो आप सब कार्ड्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, सबके आने के इक्वल चांसेस हैं। ये तो था एक एनालॉजी, वो वाली एनालॉजी कि आप मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे से इस तरह कंपेयर करें कि इनका रिजल्ट सेम है या इनके पीछे लॉजिक सेम है। फिर एनालॉजी का एक दूसरा मतलब भी होता है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो मैंने आपको उसके भी कुछ एग्जांपल्स ला दिए हैं कि ये ना हो कि हमने सिर्फ एक टाइप की एनालॉजी देखी, दूसरी नहीं देखी। तो ये आई थिंक आखिरी पेज है। यस, थोड़ा सा और मुझे बर्दाश्त कर लें। लाइफ इज लाइक अ जर्नी, आपकी जिंदगी एक सफर के तरह है। तो लिटरली देखा जाए तो ऐसा नहीं है, जिंदगी सफर नहीं होता, जिंदगी जिंदगी होती है, सफर सफर होता है। लेकिन जिंदगी और सफर में कुछ गहरी बातें मैं कर रहा हूं, जिंदगी और सफर में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जिंदगी एक सफर के की तरह होती है। क्या सिमिलैरिटीज हैं? जिंदगी और सफर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दोनों के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और दोनों की कोई ना कोई आखिरी मंजिल होती है। चेक करें कितनी गहरी बातें हो रही हैं। इसमें दोनों में हमें जिंदगी में भी और सफर में भी हमें चैलेंजेस मिलते हैं, हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं और हम मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं। तो इसलिए हमने कह दिया कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी। सेंस बन रही है? नहीं भी बन रही तो बनाए, और कोई ऑप्शन नहीं है। द ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। आ सकते हैं भाई, इजी नहीं लेना है कैप को। ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। फिजिकली लिटरली देखा जाए तो सेंस नहीं बनती। दिमाग एक गोश्त का टुकड़ा होता है जबकि कंप्यूटर कंप्यूटर होता है। लेकिन अगर हम गौर करें, दिमाग में भी प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, दिमाग में भी आप डाटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। गुड क्वेश्चन। कंप्यूटर में भी ऐसा स्टील गेम बहुत है। True false game है ना? नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, इसमें आप कहें कि इनमें से एक मिनट, इनमें से कौन सी चीज ब्रेन की तरह है? कंप्यूटर, ट्रैक्टर, स्काईस्क्रेपर या डॉग? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। एजुकेशन इज लाइक अ बिल्डिंग। बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन पढ़ाई को कहते हैं, बिल्डिंग इमारत को कहते हैं, लेकिन देयर आर सो सिमिलरिटीज। एजुकेशन और बिल्डिंग दोनों लेयर बाय लेयर बढ़ती हैं। आप पहले नर्सरी में जाते हैं, फिर आप 1-2 में जाते हैं, फिर आप अचानक से सीए में आ जाते हैं। इसी तरह बिल्डिंग में भी आप पहला फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर हाँ दरमियान में मैं स्किप कर गया ना। इसी तरह बिल्डिंग में भी पहला फ्लोर होता है, दूसरा फ्लोर होता है, फिर 12वां फ्लोर आ जाता है, बीच में भी कुछ होता है, ग्राउंड भी तो होता है। ग्राउंड भी होता है। तो हर लेवल पिछले लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश होता है और इससे आपका जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करते जाते हैं उतनी आपकी एजुकेशन और आपकी बिल्डिंग ऊंची होती चली जाती है। बुर्ज खलीफा बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बुर्ज खलीफा, शुक्र है बुर्ज का है भाई ने शुरू में। फ्रेंडशिप इज लाइक अ गार्डन। वैसे तो फ्रेंडशिप और गार्डन बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन वंस अगेन बीच में सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोस्ती और गार्डन दोनों में आपको केयर लगानी पड़ती है, टेंशन लगाना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, मतलब नर्सरिंग करनी पड़ती है। और फ्रेंडशिप में भी ऐसा है। और एक और बड़ा कॉमन पॉइंट, दोनों को आप इग्नोर करें तो वो चीज तबाह हो जाती है। गहरी बात। फ्रेंडशिप इज लाइक अ गार्डन। आप मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो मर मुर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स यार देखो, एक एक्सपीरियंस बंदा क्लास में हो तो उस तरह की बातें ही करेगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ऑनलाइन वालों, चुप।
ऑनलाइन वाले पीछे गेम खेल ये हैंड लगा के लेके लिया जाए। राइटिंग इज लाइक पेंटिंग, मगर क्यों? दोनों में आपने कुछ ना कुछ चूज करना है। पेंटिंग में आप मुख्तलिफ कलर्स चूज करते हैं, जबकि राइटिंग में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। कोई कोई अच्छा राइटर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दोनों में आप अपना कोई दिल, आपके दिल में जो चल रहा है आप कन्वे कर देते हैं। पेंटर्स उल्टी सीधी डायग्राम्स बना के, जबकि राइटर्स उल्टे सीधे नॉवेल्स लिख के। सेंस बन रही है, एनालॉजी बनती है। अब नहीं यार बन रही है, जहां बन रही है वो तो बनाओ। अब एमसीक्यू, इससे पहले कि मुझसे कोई पूछे राइटिंग किसकी तरह होती है, फ्रेंडशिप की तरह, गार्डन की तरह, या बिल्डिंग की तरह? राइटिंग। हाँ, और चौथा ऑप्शन हो पेंटिंग। पेंटिंग आप सेलेक्ट करेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, सबसे मिलती जुलती चीज होगी। नेक्स्ट, टाइम इज लाइक मनी। ये कौन सी राइटिंग है? लिखने वाली राइटिंग या फिर वो वाली राइटिंग? राइटिंग सोच के लिखने वाली, नॉवेल लिखने वाली, शायरी। शायरी नॉवेल, कोई भी राइटिंग कर लें। टाइम इज लाइक मनी। क्या बात है, गहरी बात है। क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं? दोनों बहुत कीमती चीजें हैं, दोनों को सोच समझ के यूज करना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए, और बजट करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए कि मैं फला पैसे इतने पे लगाऊंगा और फला टाइम इस चीज पे लगाऊंगा। नेक्स्ट, लर्निंग इज लाइक बिल्डिंग अ पजल। पजल और लर्निंग में क्या क्या बराबर है? हर पीस ऑफ नॉलेज आपस में इकट्ठा होकर एक बड़ी पिक्चर बनती चली जाती है। जिस तरह चैप्टर 1 में आप इंशाल्लाह क्यूएम की इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, और इन इक्वेशंस ने आपका चैप्टर 11 तक जान नहीं छोड़नी आपकी मतलब चैप्टर 1 में भी इक्वेशंस यूज होती हैं, 2 में भी होती हैं, 3 में भी होंगी, 4 में भी होती हैं, 5, 6 में भी होती हैं। तो हर उसमें जो आपने चैप्टर 1 वाला नॉलेज है वो आपका यूज होगा बाकी सारे चैप्टर्स में भी। इसी तरह पजल में भी एक एक करके पीसेस मिलते हैं और पिक्चर बनती चली जाती है। और क्या मतलब सिमिलरिटी है? दोनों में आपको पेशेंस चाहिए। आप एक दिन में पूरा क्यूएम नहीं पढ़ सकते, एक दिन में पूरा मतलब एक दिन में 2 यूनिट पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो आपने क्या एक दिन में 1 यूनिट नहीं पढ़ सकते? मैंने कहा एक दिन में पूरा क्यूएम नहीं पढ़ सकते। आपका बर्थडे आप पढ़ा दे। हाँ, परसिस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द होल। हर चीज मतलब पजल का पीस हो या नॉलेज का कोई चैप्टर 6 का यूनिट 2 हो, हमने देखना है कि इस एक पार्ट ने मिलके कैसे जो आपकी पूरी पिक्चर है उसे कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट, टीम वर्क इज लाइक प्लेइंग इन एन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? शायद आपने टीवी में देखा हो, वो एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन के एक बंदा डंडी लेके खड़ा होता है, उस तरह के इशारे करता है, कुछ लोग ड्रम बजा रहे होते हैं, कुछ गिटार बजा रहे होते हैं, और एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है। इट इज लाइक टीम वर्क। तो टीम वर्क और ऑर्केस्ट्रा बजाने में क्या क्या आपका सिमिलरिटीज होती है? हर मेंबर एक यूनिक रोल करता है। जैसे टीम में एक बॉलर होता है, एक विकेट कीपर होता है, इसी तरह ऑर्केस्ट्रा में कुछ गिटार वाले होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, मतलब एक तरह का यू कैन से एक फैंसी किस्म का बैंड। और हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस। अगर विकेट कीपर कैच छोड़ेगा तो आपकी टीम नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आपके ऑर्केस्ट्रा में जो बंदा सिंगर है उसका अगर गला खराब हुआ है, वो बोल ही नहीं सकता, तो आपका जो ऑर्केस्ट्रा है वो फेल हो जाएगा। तो ऑर्केस्ट्रा में वो डंडी वाले का क्या रोल होता है? वो यार सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता, मतलब वो इशारे ही करता रहता है, बजाते तो असल में म्यूजिशियंस हैं। तो लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं, हमने कौन सा जिंदगी में ऑर्केस्ट्रा देखना है सच मुझको। लीडरशिप इज लाइक बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ शिप। कप्तान और शिप के कप्तान में क्या सिमिलरिटीज हैं? कैप्टन जैक स्पैरो। यस, दोनों कैप्टन जैक स्पैरो और वो वाला कैप्टन जो उस टाइम जेल में, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं? दोनों अपनी टीम को चैलेंजेस से गुजारते हैं, गोल्स सेट करते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मच लाइक अ शिप कैप्टन नेविगेटिंग द सीज। जो शिप का कैप्टन होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपकी शिप सीधे जाने के बजाय कहीं और उल्टा सिम में निकल जाए, बर्फ में टकरा जाए, टाइटैनिक बन जाए आपकी शिप, तो शिप कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे गलत क्यों लेके गया। इसी तरह अगर आपका मुल्क किसी आइसबर्ग में जाके ठुक जाए तो वो भी किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। यस, IMF का ग्लेशियर। और आज की आखिरी लाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक अ डिटेक्टिव वर्क। क्या सिमिलरिटीज हैं? जब आपको कोई मसाइल पेश आते हैं, आप क्लूज गैदर करते हैं, आप देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं एनालाइज कर सकता हूं कि क्या चल रहा है।
एनालाइज एविडेंस, डिड्यूस सॉल्यूशंस। दोनों केसेस में आप एविडेंस को एनालाइज करते हैं, कौन सा एविडेंस सच है कौन सा नहीं, कौन से मुझे फायदा होगा नतीजा निकालने में। जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री। आपने शायद फिल्मों में देखा हो, डिटेक्टिव साहब पहले क्लूज इकट्ठे करते हैं, फिर लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और फिर एंड पे पता चलता है कि जिस खातून ने आके कहा था कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है, उसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया होता है। तो ये था आपकी एनालिसिस दोनों तरह की। तो ये था आपका एनालिटिकल रीजनिंग का सारा सिलेबस। इंशाल्लाह अगली क्लास में, जो कि आखिरी क्लास होगी, किस दिन होगी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपको मैनेजमेंट वाले बताएंगे। उसमें हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। जो ICAP का ये वो पेपर है, मॉडल पेपर, इसके हम सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये भी पता हो कि ICAP के मुताबिक किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।